पोर्ट्रेट बनाने से पहले अगर आप एक प्रोसेस को समझ लेते हो तो कुछ ही टाइम में आप हर सब्जेक्ट को बनाना सीख जाओगे। जो टाइम आपने वेस्ट किया वो बच जाएगा। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो जो टाइम आप अभी दे रहे हो वो टाइम भी आपका वेस्ट जा रहा है, बाद वाला टाइम भी वेस्ट जाएगा एंड उससे स्किल्स भी डेवलप नहीं होगी, तो आपके पास एक रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं। So hello everyone, welcome in today's Art Talk podcast. So अभी हम कुछ ही देर में ये स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। उसके पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ एंड क्या आप लोगों को मेरा वॉइस यानी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? देन टाइप क्लियर प्लीज़, ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूँ। हेलो एवरीवन। सो आज के इस आर्ट पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे कि आर्ट से रिलेटेड फंडामेंटल्स क्यों इम्पोर्टेंट है एज एन आर्टिस्ट, एज अ बिगिनर आर्टिस्ट, एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट। आपकी जर्नी क्या रहनी चाहिए, क्या अभी है और क्या बाद में रहेगी, और कौन से कॉलेजेस है, या फिर आप करियर बनाना चाहते हो एज एन आर्टिस्ट तो आपका कौन सा वे सही है, यानी कि आपको पहले किस चीज़ पे फोकस करना है एंड पहले किस चीज़ पे वर्क करना है, स्किल्स पे वर्क करना है या फिर अपने आर्टवर्क्स पे वर्क करना है, पर्सनल ब्रांडिंग पे वर्क करना है। उन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और इन सब के साथ में मेरे साथ में दो आर्टिस्ट और हैं, आर्टिस्ट मिस वर्षा देवगन और आर्टिस्ट मिस दीपा मेहता। तो अभी इस पॉडकास्ट के अंदर मैं आप सबके सामने उनको वेलकम करती हूँ ताकि वो आपको इससे रिलेटेड नॉलेज भी शेयर करेंगे। हेलो वर्षा जी, कैसी हैं आप? आई एम गुड, आप कैसे हो? मैं कोटा राजस्थान से हूँ एंड आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? Thank you so much for having me. I'm genuinely very excited and grateful for this opportunity. So, दीपा जी को इनवाइट करेंगे। जी, दीपा जी को भी हम इनवाइट करते हैं। फिर हम लोग अपना इंट्रो देते हैं। यस, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं एंड अपना आर्ट जर्नी क्या है, कैसे आपने आर्ट को ज्वाइन किया था, क्या आपका पूरा जर्नी रहा, वो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा आप उसके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे ताकि सारे व्यूअर्स को पता लग सके। जी, हेलो एवरीवन, माय नेम इज वर्षा एंड मैं एक आर्टिस्ट हूँ जो पिछले 2 साल से आर्ट के फील्ड में सीरियसली काम कर रही है एंड प्रोफेशनली इस फील्ड में आगे बढ़ रही हूँ। सो अभी तो मैं ड्राइंग के फंडामेंटल्स के ऊपर काम कर रही हूँ और अपनी स्किल को मास्टर करने की कोशिश कर रही हूँ एंड आई एम प्राउडली ड्राइंग आर्टिस्ट की पार्ट भी हूँ, जो बहुत ही ज्यादा अंदर से प्राउड फील होता है। सो एवरीवन, हम यहाँ बस बात करने वाले हैं, आज के सेशन में बात करेंगे आपके साथ कि क्या चीजें आपको शुरू से स्टार्ट करनी चाहिए, किन चीजों पर वर्क करना चाहिए, कौन सा चीज आपके लिए स्टार्टिंग में सही होने वाला है एंड हम अपनी पर्सनल जर्नी भी शेयर करेंगे और अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ताकि आपकी आर्ट जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प हो। आप इधर उधर ना भागो, डायरेक्ट मेन पॉइंट पर काम करें। सो आगे की जर्नी पे आपके लिए जो भी डिफिकल्टीज फेस होती है तो हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि क्या चीजें ऐसा है कि आपको रोकती है आपकी एज एन आर्टिस्ट आपको आगे बढ़ने के लिए। ओके, सो इस सेशन में आपको एंड तक रहना है ताकि बहुत से ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें होंगी जिसे आप एक्सपीरियंस भी किए होंगे एंड बहुत से ऐसी चीजें हैं जो आपको नया पता चलने वाला है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे साथ में। थैंक यू सो मच वंस अगेन। ओके, सो थैंक यू सो मच वर्षा जी। वेलकम इन द लाइव पॉडकास्ट मिस दीपा। आपका स्वागत है इस लाइव पॉडकास्ट में और आप भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं, तो आप भी अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए व्यूअर्स को ताकि हम आगे कंटिन्यू करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच डिम्पल जी, हमें ये एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए अपनी जर्नी शेयर करने की। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड एवरीवन, दिस इज दीपा, आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड अभी जो है मैं अपने आर्ट फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल्स पर काम कर रही हूँ। अभी तो अपने बेस पर ही काम हो रहा है कि पहले पोस्ट होंगे, देन हम आगे की जो अपनी जर्नी है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज के जो पॉडकास्ट में है हम उन सब चीज़ों पर बातें करेंगे जो एज एन एस्पायरिंग आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड उनको जानना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ओके, सो आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है और आई होप आप
आगे तक कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एंड में आपके लिए एक गिफ्ट भी है जो आपसे बीच में शेयर किया जाएगा एंड एंड में हम आपको वो पर्सनली शेयर करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे रुके रहेंगे तो आपको वो गिफ्ट मिलेगा, अदरवाइज आप उस गिफ्ट को खो देंगे। ठीक है, तो आपको उस गिफ्ट के लिए यहाँ पे कंटिन्यू करना पड़ेगा। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो बीच में हम कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे एंड हम हमारी जर्नी के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे। हमारे कुछ आर्टवर्क्स हम यहाँ पे दिखाएंगे, बिफोर एंड आफ्टर आर्टवर्क्स, ताकि आप लोगों को वो चीज पता लग सके कि एक्चुअल में हमने स्टार्ट कैसे किया था और अभी हम कंटिन्यू किस तरीके से कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली भी वो चीज यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो वर्षा जी के लिए है, स्पेशली अभी के लिए। जब एज एन आर्टिस्ट हम लोग वर्क करते हैं तो कुछ चीजें हमारे साथ में हमेशा होती है, जैसे कि स्कूल टाइम पे हम जब ड्राइंग कर रहे होते हैं या फिर स्केचेस बना रहे होते हैं तो वहां पे मोस्टली ये चीजें होती है कि हमारे जो फ्रेंड सर्कल्स हैं या फिर स्कूल में कभी कुछ आर्टवर्क्स बनाने रहते हैं। तो क्या आपके साथ में भी ऐसा हुआ? आप हमारे साथ में वो चीज शेयर करें कि आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आर्टवर्क्स बनाने के लिए आपसे कहते थे एंड क्या वो फ्री में कहते थे? तो स्टार्टिंग में ये चीज सबके साथ होती है वैसे, पर सबका एक्सपीरियंस अलग होता है कि आप उसको किस तरीके से आंसर कर रहे हो एंड किस तरीके से कंटिन्यू कर रहे हो। तो उसके बारे में आपकी नॉलेज आप सब व्यूअर्स को और मुझे शेयर करें। जरूर। तो फ्री का आर्टवर्क मतलब सबको एक्सपीरियंस हो गया होगा कि फ्री का आर्टवर्क, क्योंकि सभी आर्टिस्ट है, सबको पता है कि कोई ना कोई किसी ना किसी से कहा ही है कि मेरे लिए यार एक फ्री का आर्टवर्क बना दे या फिर मेरा एक पोर्ट्रेट बना दे। तो सबने एक्सपीरियंस किया ही है। अभी मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के माइंड में ये फ्लैश हो गया होगा अपना अपना एक्सपीरियंस कि उनके साथ क्या हुआ था, उनके फ्रेंड उनको कैसे बोले थे कि यार मेरे लिए एक फ्री का आर्टवर्क बना दे। तो मेरा थोड़ा सा कुछ अलग है, मेरा एक्सपीरियंस कुछ अलग है। जनरली मैं बताऊं तो मेरी जो फ्रेंड सर्कल है उसमें ऐसा कोई नहीं है कि मुझे फ्री आर्टवर्क के लिए बोले। फ्री का आर्टवर्क के लिए तो कोई नहीं बोला है वैसे, लेकिन जितने मुझे जानते हैं, जितने मेरे रिलेटिव्स हैं एंड बाहर से जितने लोग जानते हैं कि हाँ वर्षा है एंड वो एक आर्टिस्ट है, पोर्ट्रेट बनाती है, किसी को हूबहू बना देती है, और इस सब चीजों के बारे में जब लोग जानते हैं तो वो मेरे से बहुत से फ्री में आर्टवर्क के लिए बोले हैं एंड अभी भी बोलते हैं कि आप मेरा एक आर्टवर्क बना दो, या फिर कोई भी रैंडमली पर्सन मिल जाता है एंड उनको पता चल जाता है कि हाँ ये आर्टिस्ट है तो वो बोलता है कि फ्री में आर्टवर्क बना दो। तो अब यहाँ पे ऐसा है कि जो बिगनर्स होते हैं उसका माइंडसेट ये होता है कि हम स्टार्टिंग में फ्री का जो आर्टवर्क होता है वो नहीं दें, क्योंकि हमारे अंदर ऐसा होता है कि जो हमारा फ्री का वर्क है जो हम बनाते हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत से बनाते हैं, कैसे किसी को फ्री में देंगे। तो मेरा यहाँ पे जी, अगर हम इस तरीके से भी देखें तो भी हमारा जो आर्टवर्क्स रहता है उससे हमारा काफी पर्सनल टच रहता है, तो इसीलिए जो बिगिनर्स होते हैं स्पेशली उनका काफी ज्यादा रहता है। वैसे तो प्रोफेशनल लेवल पर भी रहता है, बट जब हम बिगिनर्स होते हैं तो उस टाइम पे हमें खुद के आर्टवर्क्स में मिस्टेक्स नहीं दिखती स्टार्टिंग लेवल पे, तो इस वजह से कुछ ज्यादा ही पर्सनल टच रहता है। क्योंकि एक प्रोफेशनल लेवल के लेवल पर जाने के बाद तो मोस्टली ऐसा होता है कि जो भी आर्टवर्क्स हम बनाते जाते हैं तो लेवल क्रॉस करने के बाद पहले के जो आर्टवर्क्स रहते हैं उनसे पर्सनल टच धीरे धीरे थोड़ा कम होता है, क्योंकि इसमें मिस्टेक्स दिखने लग जाती है। तो उस लेवल पे आने के बाद वो चीजें क्लियर होती है कि एक्चुअल में क्या इम्पोर्टेंट है, स्किल या फिर सिर्फ एक टाइम का बनाया हुआ आर्टवर्क, या फिर एक थॉट कि आपने क्या सीखा, तो उसकी एक जर्नी है। तो आपने बहुत अच्छी बात ये कही कि फ्री में आर्टवर्क्स बनाना गलत नहीं है और आप बना सकते हो, आपकी स्किल्स भी काम कर, आपका भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आपको भी बहुत कुछ मिल रहा है सीखने को, उस बहाने आप खुद भी सीखोगे। एंड स्टार्टिंग में ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो अगर मैं आपसे कहूँ पर्सनल ब्रांडिंग में अगर हम स्टार्टिंग में फ्री आर्टवर्क्स बना रहे तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है पर्सनल ब्रांडिंग पे? जैसे हम फ्री का आर्टवर्क बनाते हैं यहाँ से ही हमारी पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारा जो माइंडसेट होता है वो सिर्फ अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए होता है। हम स्टार्टिंग फेज में क्या करते हैं कि हम अपनी स्किल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो इतना ज्यादा हमें अर्निंग के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो गोल होना चाहिए अपनी जो स्किल है उसको डेवलप करने के लिए। तो
जब कोई इंसान आपको बोल रहा है कि मेरा एक आर्ट वर्क बना दे और आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अपनी स्किल को डेवलप कर रहे हो, तो वहां पर आपको बनाना चाहिए। जिससे क्या होगा कि आपका आर्ट वर्क उसके पास तो जाएगा, वो देखेगा कि हाँ इन्होंने मेरा आर्ट वर्क बनाया, इतना सुंदर बनाया, अप्रिशिएट तो करेगा ही करेगा। लेकिन जब उसके पास वो आर्ट वर्क जाएगा, वो डिस्प्ले करेगा, तो बहुत से लोग देखेंगे, आपका वर्क सर्कुलेट होगा, तो बहुत से लोग जान पाएंगे कि हाँ ये पर्सन है, एक आर्टिस्ट है, ये ड्राइंग बनाता है, पेंटिंग बनाता है, एक पोर्ट्रेट बना सकता है। एंड वहां से आपको जानना स्टार्ट करते हैं, वहां से आपकी जो ब्रांडिंग है, जो पर्सनल ब्रांडिंग है, वो डेवलप होती है। क्योंकि आसपास के जितने लोग होते हैं वहीं से हमें कमीशन वर्क आने शुरू होते हैं। जब वो दिखेगा, जब कोई आपको जानेगा कि हाँ ये काम करता है, इनका वर्क कितना सुंदर है, या फिर ये इन सब चीजों पर वर्क कर रहा है, तो डेफिनेटली आपके पास कमीशन वर्क आएंगे या फिर और कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकती है। क्योंकि जब हम फ्री का वर्क करते हैं तो हम सिर्फ अपने लिए नहीं करते हैं, हम वैल्यू देते हैं, लेकिन उससे ज्यादा वैल्यू हमें मिलती है। जैसे एक मिरर में कोई लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो उसका रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो जो हम एक फ्री का आर्ट वर्क दे रहे हैं तो हमें सिर्फ एक प्रॉफिट या फिर बेनिफिट नहीं होता है, हमें बहुत सारी चीजों का पता चलता है, बहुत सारे लोग हमें जानते हैं, इससे पर्सनल ब्रांडिंग होती रहती है। एंड कभी भी कोई इंसान अगर आप जैसे डिम्पल जी, आप फ्री का आर्ट वर्क करें एंड आप किसी को फ्री का आर्ट वर्क दिए एंड उनके फ्रेंड को आपका आर्ट वर्क अच्छा लगा, तो वहां से उसकी फ्रेंड आपको कमीशन वर्क दे सकती है। एंड आपके एक फ्री आर्ट वर्क के थ्रू किसी दूसरे ने आपको जाना एंड वहां से आपको पहचानेंगे। इससे क्या होता है कि आपकी जो पर्सनल ब्रांडिंग है वो बढ़ती जाती है और लोग आपको जानते जाते हैं। एंड जो आप वैल्यूज देते हो वो 2 गुनी होती है, 2 गुनी से ज्यादा होती है। सो इसमें क्या होता है कि एक तो हम सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं कि इस तरीके के हम आर्ट वर्क करते हैं। इससे दूसरे लोग जो ऑनलाइन हमें कनेक्टेड है, जो ऑनलाइन हमसे कनेक्टेड है, वो लोग कनेक्ट होंगे। और ऑफलाइन तो हमें सब जानते ही हैं, और नहीं जानते वो एक दूसरे की बातें सुनकर जान जाते हैं, तो वहां से होती है हमारी पर्सनल ब्रांडिंग। तो यही है। एंड मैंने भी बहुत से फ्री का आर्ट वर्क दिया, बहुत से, मेरा भी एक्सपीरियंस है कि मैंने अभी तक मैं फ्री का आर्ट वर्क करती हूँ। जो मेरे को बोलता है कि वर्षा तू अच्छा स्केच बनाती है, मेरे नाते जो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, तो उसके लिए मैं डेफिनेटली बनाती हूँ। एंड ऐसा नहीं है कि आप हमेशा फ्री में ही देते रहो, फ्री में ही लोगों को देते रहो, ऐसा नहीं। एक टाइम बाद जब आपकी स्किल डेवलप हो जाती है, बहुत ज्यादा वैल्यूज देने लगते हो, अपने वर्क में बहुत ज्यादा वैल्यूज ऐड करते हो, तो तब जाकर आप कमीशन लेते हैं, तब जाकर आप चीजों को अच्छे से प्रोफेशनली लेवल तक ले जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूंगी कि जितने भी बिगनर्स हैं, अपनी स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं, जो अपनी स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, अगर कोई भी फ्री में आर्ट वर्क बोले या फिर ना भी बोले तो गिफ्ट कर दो, जाकर लोग आपको जानेंगे। तो ऐसे होती है पर्सनल ब्रांडिंग एक फ्री के आर्ट वर्क। तो थैंक यू। इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि स्किल्स पे आप इजीली वर्क कर सकते हो। एंड आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आई होप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको, स्पेशली हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बिगिनर्स हैं, तो उनको अच्छे से क्लियर हुई होगी ये चीज कि एक अटैचमेंट भी बनता है, पर्सनल ब्रांडिंग भी होती है, साथ में आपकी मार्केटिंग, और आगे जाकर आप एक लेवल पे जब वर्क करते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑफर्स भी आते हैं। क्योंकि जब हम ऑफलाइन स्टार्ट करते हैं तो ऑफलाइन हमें सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं, वो हमें एज एन आर्टिस्ट कम जानते हैं, हमारा उनसे कोई पर्सनल कनेक्शन रहता है, तो वहां से जानते हैं। तो इसमें भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि कमीशन आर्ट वर्क धीरे धीरे करके हमारे पास आते रहते हैं बीच बीच में, तो वो एक अच्छी चीज है और उस पर कंटिन्यू करना चाहिए। तो अब उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ई बुक के बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअल में ई बुक किसके बारे में। तो यहाँ पे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा दीपा जी जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी आपको कि एक्चुअल में जो आपकी फ्री ई बुक है जो आप लोगों को पर्सनली गिफ्ट की जाएगी, उसमें हमने क्या डाला है और किस तरीके से वो आपको हेल्प करेगी। तो थोड़ा सा हम दीपा जी से पूछते हैं कि ई बुक के बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें प्लीज। ओके, तो अभी के टाइम पे जो एक बहुत बड़ा आर्ट की कम्युनिटी में मिथ बना हुआ है कि पोर्ट्रेट के लिए एक अलग मेथड होता है ड्रॉ करने के लिए, स्टिल लाइफ के लिए अलग मेथड होता है, या फिर ये कहूँ
कि पोर्ट्रेट किसी और मेथड से ड्रॉ हो सकता है या फिर बाकी चीजें किसी और मेथड से ड्रॉ हो सकती हैं। तो काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हैं आर्टिस्ट, उनको ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि एक्चुअल में राइट अप्रोच क्या है। बट उनको ये समझना इम्पोर्टेंट है कि उनको बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, क्योंकि काफी ज्यादा अभी मेथड्स आ चुके हैं लाइक लूमिस हो गया, रैली हो गया, तो काफी सारे जो आर्टिस्ट हैं इन पर डिपेंडेड है। बट उनको जो एक राइट अप्रोच है उसको समझना इम्पोर्टेंट है कि किसी एक मेथड का भी वो यूज करके सारी चीजों को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो ई बुक डिजाइन की गई है ये पूरे उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए की गई है कि जो अप्रोच है, जो राइट अप्रोच है वो क्या होनी चाहिए। किसी भी चीज को ड्रॉ करने के लिए एक ही मेथड काफी है, हमें अलग अलग जो टेक्निक्स है या फिर ट्रिक्स है उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तो उनसे उनके काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे एंड एक क्लैरिटी मिलेगी कि पोर्ट्रेट्स को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। ओके, तो व्यूअर्स से मैं जानना चाहूंगी कि आप लोग ई बुक के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं। तो आप अपने तरीके से यहाँ पे कुछ शेयर करें इमोजीज के फॉर्म में कि आप लोग एक्साइटेड हैं या नहीं, ताकि हमें भी एक हैप्पीनेस मिले एंड हमें फील हो पाए कि आप लोग किस तरीके से सोचते हैं एंड आप लोगों में से कितने लोग एक्साइटेड हैं इस पोर्ट्रेट सीरीज के लिए। ओके, तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे। आप लोग अपनी फीलिंग को यहाँ पे बता सकते हैं कि आप लोग एक्साइटेड हैं या नहीं, क्योंकि एज अ बिगिनर जो है वो पोर्ट्रेट सबका फेवरेट सब्जेक्ट होता है। अगर हम कोई और सब्जेक्ट बोलते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा रहता है कि ये तो सब बना लेते हैं या फिर हमसे बन जाएगा, पर जब हम पोर्ट्रेट लेते हैं तो एक चीज ये होती है कि वो इंटरेस्टिंग लगता है सबको, और दूसरी चीज ये है कि उसमें डिटेल्स बहुत ज्यादा होती है। तो डिटेल्स के वजह से वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि जल्दी से हम पार्ट को कंप्लीट करें और डिटेल्स को ऐड करें, कलर्स को ऐड करें, ठीक है, तो वैल्यूज को ऐड करें। तो आई होप ये ई बुक जो है वो आप सबको हेल्प भी करेगी एंड फंडामेंटल लेवल पे आपको किस तरीके से ड्रॉ करना है, किस मेथड का यूज करना है, वो सारी चीजें हमने इसमें इंक्लूड की है। तो आप इस ई बुक को इजीली डाउनलोड कर सकते हो, यूज कर सकते हो उस मेथड का, एंड अगर उसके बारे में डिटेल में भी आपको जानना है तो भी आप हम लोग को पर्सनली मैसेज करके उसके बारे में डिटेल में पूछ सकते हो। उसके बारे में डिटेल मेथड के बारे में हम लोग बताएंगे। एंड आर्ट से रिलेटेड आप किसी सब्जेक्ट के बारे में कंफ्यूज रहते हो अगर, तो भी आप हमें पर्सनली इसमें मैसेज करके पूछ सकते हो। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। एंड एक और चीज मुझे पूछनी थी कि जब हम एक बिगिनर लेवल पे होते हैं, जब हमें कुछ क्लैरिटी नहीं होती है, हम बस आसपास की चीजों में कुछ ना कुछ सर्च कर लिया, यूट्यूब पे सर्च कर लिया, फिर कुछ क्लैरिटी नहीं होती है, तो एक हमारे डिस्ट्रैक्शन होता है पोर्ट्रेट की तरफ, काफी कहो कि हार्ड चीज की तरफ हम ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो उस तरीके से हम जब स्टार्टिंग में हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, बिगिनर स्टेज पे होते हैं, तो सबसे पहले पोर्ट्रेट को अप्रोच करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती है बिगिनर्स की कि वो डायरेक्टली हार्ड सब्जेक्ट्स को अप्रोच करना स्टार्ट करते हैं, उसको ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि हम कैसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपने भी इस स्टेट में क्या ये मिस्टेक की है कि डायरेक्टली पोर्ट्रेट्स को अप्रोच कर लिया है? ये सारी मिस्टेक्स सब लोग करते हैं एंड ऑलमोस्ट मोस्टली बिगिनर्स करते ही हैं। बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट होंगे जिनको एग्जैक्टली पता होगा कि कौन कौन से और भी इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं आर्ट पे। अगर हम एक लेवल देखें तो भी बहुत अच्छे अच्छे इसमें सब्जेक्ट्स हैं। तो आप अपने लेवल के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप उसमें आगे जाके मास्टर कर सकते हो। लेकिन जब हमें क्लियरिटी नहीं रहती है तो जो आसपास हमारे आसपास हो रहा होता है तो हमारा भी मन करता है, क्योंकि वो चीजें अट्रैक्ट करती है। तो इस वजह से हम स्टार्टिंग में वही चीजें ज्यादा लेते हैं, उसमें हमें पता नहीं होता कि गलत है, सही है, या कोई प्रोसेस क्या है और क्यों हमें ये वाला नहीं लेके पहले इसको अवॉइड करके दूसरा लेना है। तो वो चीज है कि क्लैरिटी नहीं रहती, इसीलिए हम पहले पोर्ट्रेट पे ही जाते हैं। और अभी भी बहुत सारे बिगिनर्स हैं जो सोशल मीडिया पे हम लोग उनको देखते हैं, तो वो भी यही मिस्टेक, सबसे ज्यादा जो नंबर 1 मिस्टेक हो रही है वो यही कर रहे हैं। क्योंकि एक टाइम होता है, टाइम पीरियड जो होता है, बहुत लंबा टाइम देने के बाद भी अगर आपकी स्किल्स डेवलप नहीं हो रही है तो दैट मीन्स कि आपने रूट गलत चूज किया, आपको पता नहीं है कि पहले कौन सी चीज करनी है, बाद में कौन सी। तो वही चीज है कि अगर आप पोर्ट्रेट भी बनाना चाहते हैं तो व्यूअर्स के हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो व्यूअर्स आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आपके क्वेश्चंस हम थोड़ी सी देर में लेंगे, सबके क्वेश्चंस लेंगे। तो डिम्पल जी, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है
कि जैसे हम हाँ आप जी, बोल रहे हैं कि ये इंटरेस्ट होता है पोर्ट्रेट बनाना या फिर फिगर ड्राइंग करना, तो स्टार्टिंग में बिगिनर्स को क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं, बहुत से बिगिनर आर्टिस्ट हैं जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि स्टार्टिंग में से स्टार्ट करें किस सब्जेक्ट से, एंड डायरेक्ट वो लेते हैं फिगर या फिर पोर्ट्रेट। तो आप क्या कहेंगे? तो अगर जी बिल्कुल, अगर कोई स्टार्टिंग में जिसने सीखना स्टार्ट किया है, जो अभी अभी इस ड्राइंग के फील्ड में आया है, जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि किसी भी चीज को ड्रॉ करने की राइट अप्रोच क्या है, एंड वो डायरेक्टली फिर किसी हार्ड सब्जेक्ट को ले लेते हैं एंड उसको वो ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब वो उनसे वो एग्जैक्ट सेम टू सेम नहीं बन पाता तो वहाँ पे वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एंड फिर उस चीज को वो करते ही नहीं है, एंड फिर वो सोचते हैं कि उनसे तो हो ही नहीं रहा है। तो इस चीज को उनको अवॉइड करना है, तो डायरेक्टली उनको हार्ड सब्जेक्ट्स नहीं लेने हैं, लाइक वो डायरेक्टली फिगर्स ले लेते हैं, पोर्ट्रेट ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक अट्रैक्शन होता है उनमें वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, कर्व्स होते हैं रैंडम, तो काफी अच्छा वो लगता है उनको ड्रॉ करने में। लेकिन उनको ये चीज समझनी इम्पोर्टेंट है कि अगर उन्हें इस चीज अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव करना है, अच्छे से एक राइट प्रोसेस में आगे बढ़ना है, तो उनको सिंपल से स्टार्ट करना है, क्योंकि हर चीज हम सिंपल से ही स्टार्ट करते हैं। अगर हम सिंपल चीजों को अच्छे से बना पा रहे हैं, उसको ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो हम हार्ड सब्जेक्ट्स को भी इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी मिलनी चाहिए, जो हमें इजी एंड सिंपल से ही मिलती है। एंड इजी एंड सिंपल से हम क्या ले सकते हैं, लाइफ सिंपल स्टिल लाइफ से लेना चाहिए। स्टिल लाइफ में भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं सब्जेक्ट, लेकिन सिंगल सब्जेक्ट से लेना चाहिए। जब बिगिनर से स्टार्ट करें सीखना, चाहे वो पेंसिल चाहे पेन स्केच हो, चाहे वो कोई भी ड्राइंग कर रहे हैं, सबसे पहले स्टिल लाइफ से ही लेना चाहिए। यस, तो इन सब चीजों की क्लियरिटी जो है वो आपको भी तभी पता लग पाती है जब आपके पास एक प्रॉपर तरीके की गाइडेंस होती है। तो गाइडेंस का होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमारे पास भी एक गाइडेंस आई, एंड जब हमने ड्राइंग मास्टरी को ज्वाइन किया, तो ड्राइंग मास्टरी एक ऐसी कम्युनिटी हमें देता है कि जिसके थ्रू हमें हर एक चीज के बारे में पता लगता है कि पहले आर्ट के फॉर्म में पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, किस तरीके से करना है, किस वे में स्टार्ट करना है, किस वे में कंप्लीट करना है, एंड कौन सी चीज को कब तक कंटिन्यू रखना है। तो जब हम कंटिन्यू कर पाते हैं तभी जाके वैसे हमें रिजल्ट मिल पाते हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो ड्राइंग मास्टरी एक बहुत ही अच्छी कम्युनिटी है, जो जितने भी यहाँ पे ड्राइंग मास्टरी के स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज पता होगी कि ड्राइंग मास्टरी क्यों कंपल्सरी होनी चाहिए, एक तरह से क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ड्राइंग मास्टरी के बारे में अगर हम कुछ जानना चाहें तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? तो पहले वर्षा जी आप मुझे बताएं कि अगर आपने ड्राइंग मास्टरी ज्वाइन किया तो आपका क्या एक एक्सपीरियंस रहा, आप थोड़ा सा बता सकती हैं। ज्यादा लंबा एक्सप्लेन नहीं करना, थोड़ा सा बता सकती हैं। हाँ, जैसे कि मैं जब ड्राइंग मास्टरी ज्वाइन नहीं की थी तब मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि बेसिक चीजें क्या होती है, लेकिन मुझे सीखना था कि बेसिक से सीखना था, क्योंकि मुझे पता था माइंड स्ट्रांग नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हैं। तब जब यूट्यूब में मुझे पता चला कि रेयान सर की वीडियो है, एंड उनसे मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड हुई, क्योंकि जो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती थी, एंड एक्चुअल में अट्रैक्ट तो करती थी लेकिन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती थी, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती थी हमारी स्किल को समझने के लिए। हमारी जो जिस लेवल पर हम हैं उस लेवल कैसे हम डे बाय डे अपग्रेड करते रहे। तो जब से मैं ड्राइंग मास्टरी का पार्ट कर रही हूँ तब से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बढ़ रही है, एंड अभी भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, एंड आगे भी बढ़ती रहेगी, क्योंकि एक चीजों को हम 10 बार देखते हैं उसको हम और 10 गुना सीखते हैं। अगर एक चीजों को हम सही कर रहे हैं तो हमारे अंदर और कैपेबिलिटी होती है कि हम उसको 10 बार सही कर सकते हैं। तो जैसे रेयान सर की ट्रेनिंग है, उसमें जो जो स्टेप बताए गए हैं, जो जो एक्सरसाइजेस बताए गए हैं, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ताकि हम अपनी मिस्टेक्स को इजीली देखकर हम अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तो अभी तो स्किल डेवलपमेंट पर ही काम चल रहा है। यस, और वैसे भी हमारे सर ऐसा कहते हैं कि जो लर्निंग है वो कभी स्टॉप नहीं रहती, तो उस तरीके से परमानेंट जो है लर्निंग चलती रहेगी। बस टॉपिक्स चेंज हो जाते हैं, किसी में आप मास्टरी कर लेते हो और फिर आपके पास एक न्यू टॉपिक मिल जाता है तो आपको उसमें कंटिन्यू करना पड़ता है। तो दीपा जी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा डीएम के बाद में, ड्राइंग मास्टरी ज्वाइन करने के बाद में?
तो पहले तो मुझे ड्राइंग मास्टरी करके भी एक ऑनलाइन ट्रेनिंग है, उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। और मैं जो रियांश राहुल सर हैं, ड्राइंग मास्टरी के जो ओनर हैं, मैं उनको काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे फॉलो करते आ रही थी। उनकी मैं वीडियोस देखती थी यूट्यूब पे, क्योंकि जब हमें क्लैरिटी नहीं होती तो हम रैंडमली कोई वीडियो देखते हैं। तो उस तरीके से मुझे रैंडमली रियांश सर की वीडियो मिली थी। एंड उसके बाद उससे मुझे एक सेशन के बारे में पता चला कि रियांश सर जो एक सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एंड देन मैंने वो सेशन जो है ज्वाइन किया था। एंड उसके बाद मुझे वहाँ से ड्राइंग मास्टरी करके भी एक ट्रेनिंग सर रन करते हैं, मुझे उसके बारे में पता चला। एंड देन मैंने जो है उसको ज्वाइन किया। एंड उससे पहले, ज्वाइन करने से पहले तो भी मुझे क्लैरिटी नहीं थी ड्राइंग के बेसिक के बारे में, कि ड्राइंग के आर्ट फंडामेंटल्स करके भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो वो सब चीज़ें ड्राइंग मास्टर ज्वाइन करने के बाद ही मुझे पता चली। एंड वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली कि ड्राइंग लेवल पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड बेस का स्ट्रॉन्ग होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा हमें जो एक्सपीरियंस मिला, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एंड अभी भी हम इम्प्रूव कर ही रहे हैं। एंड जो हमारी ग्रोथ है, जो अभी तक की इम्प्रूवमेंट है, वो वहीं से ही हुई है। यस, ओके। तो क्या आप लोग अपने आर्टवर्क्स मुझे थोड़े से यहाँ पे व्यूअर्स को दिखा सकते हैं, ताकि उससे एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि ड्राइंग मास्टरी ज्वाइन करने के बाद में आपके आर्टवर्क्स कैसे रहे, एंड उससे पहले के आर्टवर्क जब आपके पास फंडामेंटल्स की क्लियरिटी नहीं थी तो वो कैसे दिखते थे। एंड थोड़ा सा आप अपने आर्टवर्क्स के बारे में नॉलेज भी शेयर करें कि कब आपने उनको क्रिएट किया था, आसपास की डेट वगैरह, और उसमें क्या मिस्टेक थी। तो उससे क्या होगा, जो व्यूअर से वो कनेक्ट कर पाएंगे कि वो किस टाइप की मिस्टेक्स कर पा रहे हैं और अभी उनकी कौन सी मिस्टेक्स हो रही है, या फिर क्या वो स्किल्स उनकी अच्छी हो चुकी है, या फिर उनको कितना इम्प्रूवमेंट करना है। तो आप थोड़ा सा अपने स्केचेस के बारे में हमें दिखा के और थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करें। यस, सबसे पहले मैं बिफोर वाले कुछ वर्क्स दिखाती हूँ। ड्राइंग मास्टरी ज्वाइन करने से पहले मैं रैंडमली कुछ भी बनाती थी, तो उनमें से ये कुछ है जिसमें ना मुझे प्रपोर्शन के बारे में पता है कि प्रपोर्शन क्या होता है, लाइंस कर्व्स क्या होते हैं, ना मुझे वैल्यूज के बारे में अंडरस्टैंडिंग है कि क्या शेड्स होते हैं, लाइट शेड्स, डार्क शेड्स क्या होते हैं। बस रैंडमली इंटरनेट पे कुछ भी सर्च किया एंड उसको कॉपी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मिस्टेक है वो यही है कि डिटेलिंग पर ज्यादा फोकस किया गया है, उसको समझा नहीं गया है, बस डायरेक्टली उसको कॉपी करने पर फोकस किया गया है। एंड वन मोर थिंग, जब हमें स्टार्टिंग में क्लैरिटी नहीं होती है, कुछ भी नहीं पता होता, तो हम डायरेक्टली जो है पोर्ट्रेट्स को अप्रोच करने लग जाते हैं। एंड उन्हीं में से ये एक है जो मैंने पोर्ट्रेट को डायरेक्टली अप्रोच किया था। एंड इसमें भी मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि कैसे क्या ड्रॉ करना है, बस रैंडमली बस जिस तरीके से दिख रहा है उसको कॉपी करने पर फोकस कर रहे हैं। एंड डिटेलिंग्स पर फोकस किया गया है, इसमें बिल्कुल भी प्रपोर्शंस एंड बेस स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग नहीं किया गया, ना इसको समझा गया है। तो बस शेडिंग पर फोकस किया गया, डिटेलिंग्स पर फोकस किया गया। एंड ये तो थे कुछ पहले के वर्क्स। एंड ड्राइंग मास्टरी ज्वाइन करने के बाद भी जो मेरे कुछ वर्क्स हैं, स्केचेस ही हैं, अभी कुछ फाइनल वर्क पे काम नहीं चल रहा है, तो अभी प्रैक्टिस ही चल रही है अपने लेवल पर। तो कुछ स्केचेस ही है मेरे पास अभी। तो ये कुछ स्टिल लाइफ स्केचेस हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो ये भी जो है, इस पे भी मैंने स्लोली प्रपोर्शंस को समझने की कोशिश की है एंड वैल्यूज को समझने की कोशिश की है कि लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है, कहाँ पर जो है शैडो बन रही है, कहाँ पर उसका लाइट एरिया। तो इन सब पर काम हो रहा था। उन्हीं में से ये कुछ है। ओके, ठीक है। तो आपके आर्टवर्क्स तो बहुत अच्छे हैं और एक अच्छे लेवल पे जा चुके हैं, क्योंकि जब फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं तो उसके थ्रू हम उसके पीछे की स्टडी को समझ पाते हैं। उसमें हम एक पिक्चर को प्रॉपर तरीके से स्टडी कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम रैंडमली किसी भी चीज को उठाकर बनाते हैं तो वहां पे वो चीज स्टडी के अंदर नहीं आती, तो उनके पार्ट्स को हम प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं करते, या फिर ये सोच के हम उसको बस कंप्लीट करने पे फोकस करते हैं ताकि फटाफट से हम उसमें डिटेल्स और वैल्यूज को ऐड कर सकें। तो बहुत सारे व्यूअर्स ये चीज से भी कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि अभी और पहले में क्या इम्पोर्टेंस रहा। मतलब पहले वाली चीज इम्पोर्टेंट है कि आप डिटेल्स में जाके कंटिन्यू करो, क्योंकि डिटेल्स तभी अच्छी लगेगी जब आपका जो फंडामेंटल बेस लेवल है वो अच्छा रहेगा। तो वो चीज आप यहाँ पे खुद से देख सकते हो कि दीपा जी के जो पहले वाले स्केचेस थे उसमें बेस लेवल, उसमें डिटेल्स बड़े अच्छी तरीके से ऐड की गई, पर अगर उसमें बेस लेवल कम है, अच्छा नहीं है, तो फिर वो जो आर्टवर्क है उसमें वो फील कैप्चर नहीं हो पा रहा। और अभी के जो आर्टवर्क्स हैं उनमें टाइम कम देकर भी वो फील कैप्चर हो पा रहा है, क्योंकि
जो तरीका है, जो प्रोसेस है, वो सही तरीके से अप्रोच किया गया है और स्किल्स वहां पे दिख रही है कि किस तरीके से फ्री हैंड उन्होंने ड्रॉ किया है। एंड उन्हीं में से फ्री हैंड पोर्ट्रेट को भी मैंने फ्री हैंड, ये एक लॉन्गा स्टडी थी, अगर आपको दिख रहा हो तो। हाँ दिख रहा है, अब दिख रहा है। मैंने लॉन्गा स्टडी की थी, एक फ्री हैंड पोर्ट्रेट है, तो इसको भी जो ड्रॉ करने का जो अप्रोच होती है, सिंप्लीफिकेशन एंड पहले प्लेसमेंट देना, सिंप्लीफाई करना चीजों को, देन उसकी कहाँ पे कौन सी प्लेसमेंट आएगी, कौन सी लाइन कहाँ से अटैच है, कौन सी लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, उन सब चीजों को समझते हुए ये भी एक फ्री हैंड ड्रॉ किया गया। एंड ये मेरा फर्स्ट पोर्ट्रेट में पहली मेरी ये अप्रोच थी, इससे पहले मैंने कभी पोर्ट्रेट को ड्रॉ नहीं किया। एंड मुझे काफी अच्छा लगा इसको ड्रॉ करने के बाद, एंड मुझे इम्प्रूवमेंट इसमें दिखी कि हाँ अब मैं चीजों को समझ पा रही हूँ डीपली। जो एक स्ट्रक्चर होता है किसी चीज को ड्रॉ करने का एंड जो पूरा एक प्रोसेस होता है उसको मैं डीपली समझ पा रही हूँ, उसको मैं अच्छे से ड्रॉ कर पा रही हूँ। तो ये काफी अच्छा है एक्सपीरियंस मेरे लिए। ओके, तो वर्षा जी आप अपने आर्टवर्क दिखाएं। दीपा जी आपके आर्टवर्क्स बहुत ही अच्छे हैं एंड आई होप आप लोग कंटिन्यू करें इसी तरीके से अपनी आर्ट जर्नी को और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहे आपका। सो मैं तो अभी सिर्फ पेन स्केचिंग ही कर रही हूँ, पेन स्केच पर ज्यादा फोकस कर रही हूँ, पेंसिल पर कर रही हूँ, लेकिन शुरू से ही मेरा जो स्केच में पेन में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। तो पहले मैं करती थी इस तरह की स्केच, डायरेक्ट फिगर्स लेती थी। ये कुछ स्केचेस हैं जिसमें मैंने डायरेक्ट फिगर स्केच लिया है एंड इसमें ना तो लाइन में क्वालिटी है, ना वैल्यू सेट सही है, ना प्रोपोर्शन सही है। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि फंडामेंटल क्या होती है, क्यों हमें प्रोपोर्शन पर वर्क करना चाहिए, वैल्यूज पर वर्क करना चाहिए। ये कुछ एनिमल्स के भी हैं जो मैं देखिए कितना ज्यादा डार्क पेन चलाती थी, इसमें भी प्रोपोर्शन सही नहीं है, ना ही लाइन में क्वालिटी है और ना ही एक फील कैप्चर हो रहा है। दिख तो जा रहा है कि ये एक बिल्ली है, लेकिन एक्चुअल में इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हैं जो मैंने पहले बहुत किए हैं। और इस तरीके के वर्क में मेरा जो बहुत सारा नोटबुक भरा हुआ है, मैंने इसी तरीके से प्रैक्टिस करी थी, इसी तरीके से, क्योंकि मेरे पास राइट गाइडेंस नहीं थी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अब के स्केचेस मैं बताऊं आप लोगों को, जब मैं ड्राइंग मास्टरी ज्वाइन की उसके बाद का स्केच, ये मेरा पेन आर्ट वर्क है। इसमें प्रोपोर्शन एंड वैल्यू को सही से करने की कोशिश की हूँ, इसमें बिल्कुल भी डिटेल्स ऐड नहीं किया मैंने। सिर्फ ये जो ईयर है उसमें भी मैंने सिर्फ वैल्यू सेट किए हैं। ये जो आईज है, ये जो प्यूपिल है, इसमें सिर्फ मैंने वैल्यू सेट किए हैं, ना कि कोई भी डिटेलिंग। ये कलर पेन है लेकिन इसमें मैंने वैल्यूज को ध्यान दिया है, ना कि कलर्स पर। एंड ये वाला जो आर्ट वर्क है ये भी मैंने पेन से बनाया है। इसमें मैंने थोड़ा सा अपना जो क्रिएटिविटी है वो डाला है। आई होप आपको सही से दिख रही है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक रिफरेंस लेके दो रिफरेंस को मैंने कंबाइन करके बनाया था। एंड सिंपल जो फंडामेंटल क्लियर होता है हमारा, जो हमारी बेस लेवल क्लियर होती है कि हमें कैसे करना है, क्या करना है, इन सब चीजों के बारे में हमें पता चल जाता है। तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तब वो चीजें सही होती है। जब हम स्टार्टिंग लेवल में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जब हमें कुछ भी पता नहीं हो रहा, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो हमेशा ही गलत ही होंगी। एंड अब जो मेरा वर्क है, अभी जो मैं वर्क कर रही हूँ वो क्रॉस हैचिंग के ऊपर कर रही हूँ। तो इसमें सिर्फ मैंने फील कैप्चर किया, ये मेरी क्लिक स्केचेस है। इसमें सिर्फ मैंने वैल्यू को ऑब्जर्व किया है कि कहाँ ज्यादा लाइट है, कहाँ डार्क है, एक फील कैप्चर हुआ है क्रॉस हैचिंग से। तो अगर हमारा फंडामेंटल सही होता है, हमें वैल्यूज की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होती है, जो हमारी बेस है वो स्ट्रॉन्ग होती है, तो हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं और जो बनाएंगे वो सही ही बनेगा। क्योंकि जब हमें हर चीजों की क्लियरिटी होती है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, किन चीजों पर वर्क करना है, प्रपोर्शन कैसे जज करना है, मिस्टेक्स कैसे ऑब्जर्व करना है, अगर हम इन सब चीजों को ऑब्जर्व करते हैं एंड अपने वर्क में इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो सब चीजें सही होती है। एंड मैंने एक और बताती हूँ कि हमारा फंडामेंटल क्लियर होना क्यों इम्पोर्टेंट है। ये मैंने स्क्रिबलिंग किया है, तो इसमें मैंने सिर्फ लाइन को फ्री फॉलोइंग चलाया है। मेरा हैंड सिर्फ चला रहा था पेन, वैल्यूज को ऑब्जर्व कर रहा था
तो यहाँ पर सब बिगिनर स्टार्ट करते हैं स्क्रिप्टिंग। सो वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट फुल प्रेशर के साथ अपने वर्क को बनाने के स्टार्ट करते हैं, जिससे फील कैप्चर नहीं होता। उन्हें लगता है हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम नई नई चीजें सीख रहे हैं। लेकिन सबको पता ये होना चाहिए कि नई नई चीजें सीखने से पहले एक चीजों पर फोकस करना चाहिए, वो है हमारा ड्राइंग एंड फंडामेंटल। हमारा फंडामेंटल अगर क्लियर होता है तो हम कोई भी चीज बना वो सब सही ही होती है। सो ये मेरी हुई अभी की स्किल जिस पर मैं वर्क कर रही हूँ, एंड डे बाय डे ये और इम्प्रूव होता जाएगा, क्योंकि मुझे पेन पर मास्टरी करनी है एंड मैं एक पेन स्केच आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। तो मेरा जो ये है स्केचेस है, इसको मैं डे बाय डे इम्प्रूव करना चाहती हूँ। तो ये रहा मेरा स्केच। तो आई होप बिगिनर जितने भी हैं या फिर जितने भी व्यूअर्स हैं, उनको पता चल गया होगा कि ड्राइंग मास्टरी से पहले मैं कैसा वर्क करती थी, मेरी जो स्किल थी वो कैसी थी, और किस तरीके से मेरा जो आर्ट वर्क है वो बदल गया। मीन्स कि मैंने अपनी स्किल के ऊपर काम किया है, ना कि बहुत सारी चीजों के ऊपर। एक चीज के ऊपर हम फोकस करते हैं, वो चीजें सही होती। ओके, सो आप दोनों के आर्टवर्क अभी के बहुत अच्छे हैं। एक चीज और मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी, जो व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि अभी तक आपने जो वर्क किया स्किल्स के ऊपर, वो कितने ईयर तक आपने वर्क किया? लाइक ड्राइंग मास्टरी के बाद में अभी तक का क्या एक्सपीरियंस जो रहा आपका, जितने टाइम में आपने उस चीज को मास्टरी किया किसी एक मीडियम को, या फिर आपने बेसिक चीजों को सीख के जो अभी के स्केचेस बनाए, ठीक है, तो उसका क्या टाइमिंग रहा, एक आप वो यहाँ पे शेयर करें। क्योंकि क्या होता है ना, हम कॉलेजेस में जाते हैं तो लॉन्ग टाइम तक हम लेने के बाद भी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे होते हैं, उसके बाद भी वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं आते। तो व्यूअर्स का एक क्वेश्चन रहेगा कि कितने टाइम के अंदर, अगर आपने पहले जब आर्ट स्टार्ट किया था या बचपन से आप जब से भी कर रहे हो, तो कब से कितने ईयर तक आपने वो चीज की, लेकिन सही क्लैरिटी नहीं थी तो वो रिजल्ट नहीं मिला, और कम टाइम के अंदर ही आपने अच्छे रिजल्ट्स गेन किए, जो आपके पास अच्छी क्लैरिटी मिल गई। तो आप उस टाइम को भी यहाँ पे थोड़ा सा बताएं, ताकि उन व्यूअर्स को पता लगे कि ड्राइंग मास्टरी के बाद कितना टाइम आपको लगा इस स्केचेस को, स्किल्स को डेवलप करने में। यहाँ पर टाइम फिक्स नहीं होता है, हमें टाइम पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम मैटर ही नहीं करता। अगर आपका एफर्ट सही है, आपको राइट गाइडेंस मिल रही है, एंड आपकी एफर्ट, आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्किल यहाँ पर आपको आपकी जो स्केचिंग है उसको इम्प्रूव करते हैं, आपकी ड्राइंग इम्प्रूव करते हैं। जैसे एक बिगिनर को अगर कुछ भी चीजों की क्लैरिटी नहीं है, जैसे मैं ही पहले क्या करती थी कि रैंडमली कोई भी स्केच उठाया, कोई भी रेफरेंस उठाया, उसको ड्रॉ करती थी। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसको कैसे ड्रॉ करना है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि मैं ड्राइंग मास्टरी ज्वाइन करने से पहले बहुत ज्यादा वर्क करती थी, बहुत सारे स्केचेस मैंने बनाए, बट इम्प्रूवमेंट बिल्कुल भी नहीं दिखा। लेकिन जब मुझे फंडामेंटल्स के बारे में पता चला, जब अपनी आईज को कैसे हमें ट्रेन करना होता है, इन सब चीजों के बारे में पता चला, तब हमें अपनी मिस्टेक्स दिखने लगी। जब हमें अपनी मिस्टेक्स दिखती है, तब जाकर हम अपनी वर्क को इम्प्रूव करते हैं, तब जाकर हम अपनी स्किल को डेवलप करते हैं। तो यही है कि टाइम का वही है कि टाइम का ज्यादा नहीं लगता है, क्योंकि अगर हम नहीं जानते तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, और हम उन सब चीजों की क्लियरिटी होती है हमें, तो हम कम टाइम पर भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर लेते हैं। तो ये होता है। दीपा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? अगर आप होते तो, अगर आपने भी ये सब चीजें तो फेस की होगी कि आपकी इम्प्रूवमेंट कम दिख रही होगी या फिर अभी ज्यादा दिख रही है, तो इसके पीछे आपका क्या राज है? आई टोटली एग्री विद यू वर्षा जी। जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि स्टार्टिंग में हमें टाइम पर डिपेंड नहीं होना है कि कितना टाइम लग रहा है, मुझे तो इतना टाइम हो गया एंड मेरी इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रही है। तो जो एक फेस होता है, जो हम रैंडमली चीजों को ट्राई कर रहे होते हैं, खुद से सब चीजों को देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, लेकिन जब हमें एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है, कोई हमें राइट डायरेक्शन दे देता है, राइट गाइड कर देता है कि कैसे क्या करना है, सबसे पहले क्या चीजें करनी है, बाद में क्या चीजें करनी है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है
क्या नहीं करना है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जानना, क्योंकि जब हमें वो चीज क्लियर हो जाती है कि क्या नहीं करना है, तो वहां से क्लैरिटी मिलती है एंड हम राइट अप्रोच एंड राइट चीजों पर हम फोकस कर पाते हैं। तो यहाँ पे मेरा भी सेम एक्सपीरियंस है कि पहले मुझे भी क्लैरिटी नहीं थी ड्राइंग फंडामेंटल्स, आर्ट फंडामेंटल्स, प्रिंसिपल्स के बारे में, तो मैं भी पहले रैंडमली चीजें ट्राई करती थी, कुछ भी ड्रॉ करती थी, तो वहाँ पे समझ में नहीं आता था कि सही क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी आईज ट्रेन नहीं थी, हमें नहीं पता था कि मिस्टेक्स को कैसे देखते हैं या फिर प्रपोर्शन क्या होता है, इसको सही से कैसे ड्रॉ करते हैं, तो वहाँ पे हमें मिस्टेक्स नहीं दिख रही होती है। लेकिन एक लेवल के बाद जब हमारी इम्प्रूवमेंट हो रही होती है, हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे होते हैं, राइट चीजें जो है वो सही कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमें अपने पहले के वर्क्स में काफी ज्यादा डिफरेंस दिख रहा होता है। क्यों? क्योंकि हमें हमारी मिस्टेक्स दिख रही होती है, वहां से हमारी एक ग्रोथ इम्प्रूवमेंट वहीं से हमें पता चलती है जब हमारी मिस्टेक्स हमें दिख रही होती है, तो वो एक हमारी इम्प्रूवमेंट का साइन होता है। ओके, सो ग्रेट, आपने अपने आर्टवर्क्स भी दिखाए, तो यहाँ पे मैं भी अपने आर्टवर्क्स दिखा देती हूँ कुछ। वैसे मैंने कुछ फाइनल आर्टवर्क नहीं बनाए हैं, जो पहले के आर्टवर्क्स थे वो मैं आपको दिखाऊंगी, वो फाइनल आर्टवर्क्स की कैटेगरी में आते हैं। मतलब टाइम ज्यादा दिया था मैंने, क्योंकि मुझे उस टाइम पे नहीं पता था कि स्केचिंग अलग होता है और लॉन्ग आर्ट स्टडी अलग होता है। सो डायरेक्टली बिना कुछ सोचे समझे हम जो डायरेक्टली ड्रॉ करते थे उस टाइप की वो आर्टवर्क्स है, और उसमें टाइम भी काफी ज्यादा लगा था। एंड मेरे पास जो है अभी वो कुछ ही आर्टवर्क्स है, जैसे कि ये, अगर मैं आप सबको दिख रहा है, ये मैंने ग्रिड पे ही बनाया था। तो स्केचिंग है, स्केचिंग नहीं है वैसे, पेन आर्टवर्क ही है, क्योंकि स्केचिंग हम काफी जल्दी कर देते हैं, तो स्केचिंग में एक फील कैप्चर करना मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। उस टाइम पे वो चीज मुझे पता नहीं थी। एंड आप चीज इसमें ये आप देखो कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कितना ज्यादा बिगड़ा हुआ है, और जबकि मैंने इसको फ्रीहैंड नहीं बनाया, मैंने इसको ग्रिड पे बनाया है एंड बिल्कुल स्मॉल बॉक्सेस में बनाया है, उसके बाद भी इसका स्ट्रक्चर कितना चेंज है। इसी टाइप से एक और है मेरा आर्टवर्क, ज्यादातर मैं ग्रिड पे बनाती थी और फ्री हैंड भी मैंने बना रखे हैं, तो फ्री हैंड भी मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे ये है, तो मैंने इसको आधा ही छोड़ दिया था, ये मैंने स्टार्ट किया था, बट उसको वहीं पे मैंने इसमें कुछ कलरफुल पेंसिल्स यूज की थी, क्योंकि उस टाइम पे शौक लग रहा था कि हाँ इसको स्टार्ट करते हैं, और मतलब बट वो वहीं पे रुक गया। जब ड्राइंग क्लासेस ज्वाइन की तब से वो कुछ ऐसे ही पड़े हैं। एंड एक ये है, इसमें कलर का एक्सपेरिमेंट करने का ट्राई किया था, तो वो एक्सपेरिमेंट बिगड़ गया काफी ज्यादा, एंड उसके बाद मुझे समझ नहीं आया कि एक्चुअल में करना क्या है, तो उसको भी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। और ये लगभग 4 to 5 years के पहले के आर्टवर्क्स होंगे, मतलब 3 to 4 years एटलीस्ट मान लो आप, जब मैंने सिर्फ स्टार्ट किया। अब यहाँ पे भी मैंने देखो ग्रिड्स का यूज किया है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम पोर्ट्रेट फ्री हैंड बनाते थे तो मोस्टली वो बिगड़ जाते थे, तो बहुत बार ग्रिड का जब पता लगा तो ग्रिड का यूज करने लग गए थे। एंड ये चीज की क्लैरिटी नहीं थी कि ग्रिड के लिए भी फ्री हैंड करना होता है, ग्रिड में भी फ्री हैंड वर्क होता है, तभी आप ग्रिड के थ्रू आप वर्क कर सकते हो। तो उसके लिए माइंड का ओपन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक फ्री हैंड भी है मेरे पास पुराना वाला, ये मैंने एक बनाया था, तो आप इसमें देखो कि इसमें भी प्रपोर्शंस बहुत बिगड़े हुए हैं। इसमें मैंने कलरफुल शीट्स का यूज किया था, क्योंकि मुझे लगा कि एक बार ट्राई करते हैं कि किस टाइप से वो बन रहा है। तो ये तो मेरे कुछ थे पहले के आर्टवर्क्स, और अभी के भी कुछ आर्टवर्क्स मेरे खास नहीं है, क्योंकि मेरे फाइनल आर्टवर्क्स नहीं है, तो स्केचेस ही है, वो मैं दिखा देती हूँ। जैसे ये एक स्केच है, इसमें बहुत ज्यादा स्किल इम्प्रूव हो गई है आपकी, क्योंकि पहले आप डिटेल में घुस गए थे, अब इसमें प्रपोर्शन पर बहुत ज्यादा फोकस है आपका। मेनली प्रपोर्शंस पे है, और वैल्यूज पे मेरा इतना फोकस नहीं है, सिंपल हैचिंग की है मैंने, क्योंकि वैल्यूज को मैंने स्टडी नहीं किया। बट द थिंग इज कि वो ग्रिड पे बने हुए आर्टवर्क्स थे और ये फ्री हैंड है, तो उसमें अपन देख सकते हैं कि प्रपोर्शंस किस तरीके से इंक्रीज हुए फ्री हैंड में भी। और इसके अलावा मेरे कुछ स्केचेस ही हैं, ज्यादा लॉन्ग आर्ट स्टडी या फिर स्केचेस ही मैं करती हूँ अभी। एक ये मैंने ट्राई किया था, अब इसमें प्रपोर्शंस बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं अभी के हिसाब से भी अगर हम देखें तो। बट द थिंग इज कि ये मैंने ओवर एंड ग्रिप से किया है पूरा, तो यहाँ पे ये चीज डिपेंड कर रही है कि ओवर एंड ग्रिप से थोड़ा चैलेंजिंग होता है, और वो आप लोगों ने भी फेस किया होगा कि ओवर एंड ग्रिप से चैलेंजेस फील होते हैं। तो मैंने ट्राई किया था इसको अप्रोच करने के लिए, बट वो एंड के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा बिगड़ गए। लेकिन ये मैंने कम टाइम के अंदर किया था, मतलब इतना ज्यादा फोकस के साथ में नहीं किया, मैक्सिमम 20 to 25 मिनट्स दिए थे मैंने इसको स्केच के हिसाब से। तो और डायरेक्टली अप्रोच किया था, तो क्योंकि मैंने पोर्ट्रेट स्टडी अभी अच्छे से प्रॉपर तरीके से नहीं की,
बट जो मैंने सीखा उस लेवल के हिसाब से वो किया। एंड उसके बाद फिर मैंने ये वाला थोड़ा अप्रोच किया टाइम देके, ये मैंने बनाया था तो ये वाला जो है बिगड़ गया, तो फिर मैंने दोबारा स्टार्ट किया इस वाले को। देन इसको मैंने 30 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स के अंदर इस स्केच को बनाया था। तो पोर्ट्रेट स्केचिंग मैंने नहीं की है, ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि बीच में प्रपोर्शंस जो मेरे अच्छे हुए उनको मैं जज करते हुए किस तरीके से अप्रोच कर रही थी वो दिखा रही हूँ। कि जब आप एक लेवल पे आ जाते हो उसके बाद आप नए नए सब्जेक्ट में ट्राई करते हो, तो मेन जो पहला जो पॉइंट रहता है वो प्रपोर्शंस ही रहता है कि आप प्रपोर्शन को उस तरीके से जज कर पाओ। और कुछ लॉन्ग आर्ट स्टडी वर्क है जो कुछ खास नहीं है, स्टिल लाइफ के हैं, कुछ बर्ड्स के हैं, आई होप यहाँ पे दिखे होंगे फ्री हैंड। तो ये लॉन्ग आर्ट स्टडी वर्क है, इसमें मैंने वैल्यूज को ऐड नहीं किया है। इसमें कुछ खास आर्टवर्क्स नहीं है, मतलब लॉन्ग आर्ट स्टडी में हम सिंपली वही करते हैं कि इसका तो पूरा मेरे पास फाइल बना हुआ है क्योंकि स्टिल लाइफ को पूरा स्टडी कर रखा है। ये आई होप आपको दिख रहा होगा। यस, दिख रहा है। तो बहुत सारे लॉन्ग आर्ट स्टडी में आर्टवर्क्स होते हैं स्टिल लाइफ में, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक हम लोग उस चीज को स्टडी कर रहे होते हैं, उसके पार्ट्स को। एंड सभी व्यूअर्स को हम सबसे पहले यही कहना चाहेंगे कि आप पहले स्टिल लाइफ पे फोकस करें, लेकिन स्टिल लाइफ को भी किस प्रोसेस से अप्रोच करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि अगर वो प्रोसेस आप स्टिल लाइफ, बर्ड्स, एनिमल्स से अप्रोच करना सीख जाते हो तो एक टाइम के बाद ऑटोमेटिकली पोर्ट्रेट आप इजीली बना पाओगे। वो इतना टफ लगेगा नहीं जितना वो टफ अभी लग रहा है। अभी वो फ्री हैंड इतना टफ लग रहा है, बट एक प्रोसेस को समझ जाओगे आप तो धीरे धीरे उसको आप अप्रोच करना सीख जाओगे। सो अभी हम लोग थोड़ा सा व्यूअर्स का क्वेश्चंस लेते हैं। क्या आप लोगों के लिए मेरे लिए कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर हम पहले व्यूअर्स के क्वेश्चंस लेते हैं? जी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे डिम्पल जी। यस, बोलिए। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि काफी सारे जो आर्टिस्ट है जो अभी बिगिनर स्टेज पे हैं वो बहुत ज्यादा मटेरियल के ऊपर डिपेंडेड है। उनको ऐसा लगता है कि अगर उनके पास एक्सपेंसिव एंड अच्छे मटेरियल्स नहीं है तो वो कुछ भी अच्छा आर्टवर्क नहीं ड्रॉ कर सकते। तो उनका जो फोकस होता है वो मटेरियल्स पर होता है, ना कि उनका स्किल्स को इम्प्रूव करने पर। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सबसे पहली चीज तो ये आती है कि मटेरियल का फ्रेंडली होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मटेरियल के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं तो आप किसी भी मटेरियल के ऊपर स्टडी कर सकते हो, पर सबसे पहले फंडामेंटल्स अगर आपके अच्छे हैं तो आप किसी भी मटेरियल का यूज करो, चाहे आप ब्रश ले रहे हो, चाहे आप किसी भी कलरफुल पेन को यूज कर रहे हो, या फिर आप चारकोल यूज कर रहे हो। तो हर एक चीज में जो प्रोसेस है ड्राइंग का वो सेम ही रहेगा, यानी कि आर्टवर्क को क्रिएट करने का प्रोसेस जो है वो तो सेम ही रहेगा। तो मास्टरी करना इम्पोर्टेंट है। तो जब मीडियम को मास्टरी इम्पोर्टेंट, मीडियम के अंदर अपन मास्टरी करते हैं उससे पहले हमें बेस की स्टडी करनी होती है। तो जो बेस की स्टडी है वो हम नॉर्मल टूल्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है टूल वो इम्पोर्टेंट है, एक सिंपल पेंसिल की आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी के पेंसिल ले सकते हो, बट अगर आपको उसको चलाने प्रॉपर नहीं आता, लाइक आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो, तो वहां पे क्या होगा, वो चीज बिगड़ेगी। तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अभी के बिगिनर्स जो है वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट के आर्टवर्क्स को देखते हैं, जब वो लोग आर्टवर्क्स पोस्ट करते हैं तो उसके साथ में अब वो पर्सनली उनसे वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपने इस आर्टवर्क के लिए कौन सा टूल यूज किया, कौन सी ब्रांड की पेंसिल, कौन से ब्रांड का पेन यूज किया। और ये क्वेश्चंस हमारे पास भी आते हैं अभी भी, और पहले भी आते थे, अभी भी आते हैं। मेरे साथ बहुत हुआ है। यस, बहुत ज्यादा आते हैं। तो जब हम उनको ये चीज बताते हैं कि आपको पेंसिल यूज नहीं लेनी है, कोई ब्रांडेड पेंसिल यूज में नहीं लेनी है, आप सिंपल पेंसिल से भी क्रिएट कर सकते हो, पर उसके लिए आपका हैंड का फ्लो अच्छा होना इम्पोर्टेंट है। आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि आप पेंसिल कैसे चला रहे हो, कैसे होल्ड कर रहे हो। अब जैसे कि हम आर्टवर्क्स को क्रिएट करते हैं, तो हम किसी भी आर्ट को क्रिएट करते हैं तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये भी करते हैं बिगिनर्स कि उन्होंने डिटेल वाले पार्ट से स्टार्ट कर दिया। डिटेल वाले पार्ट से स्टार्ट करने के बाद क्या होता है, जो ओवरऑल प्रपोर्शंस है उसके बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो पहले आईज को बना लिया, पहले नोज को बना लिया, एंड फिर उसमें वैल्यूज को ऐड करने लग गए। वो एक पार्ट कंप्लीट कर दिया एंड आफ्टर दैट आप आगे के पार्ट्स को बना रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो। तो वहां पे इन द केस कि आपकी रिजल्ट, मान लो आपकी नोज बिगड़ गई, या फिर हो सकता है मे बी नोज का जो पार्ट है
वो थोड़ा सा बड़ा बन गया और लिप्स का जो पार्ट है थोड़ा छोटा बन गया, तो फिर आप वहां पे मिस्टेक्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, ऑब्जर्व कर लोगे तो सही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने वैल्यू का प्रोसेस ही कंप्लीट कर दिया, डिटेल्स ऐड कर दी। तो ये चीज समझना इम्पोर्टेंट कि प्रोसेस क्या है। पहले अगर आप प्रोसेस समझोगे, जैसे कि अगर कोई बिल्डिंग हम बना रहे हैं तो बिल्डिंग के नीचे सपोर्ट देते हैं, तो सपोर्ट देते वक्त पहले जो नीचे का पार्ट है वो हम बनाते हैं और उसके बाद फ्लोर्स बनाते हैं एंड उसके बाद बिल्डिंग्स के कलर्स को, डिटेल्स को चूज करते हैं कि कौन सा वॉल पे कौन सा कलर यूज करना है, या फिर आप कुछ पेंटिंग करवाना चाह रहे हो या फिर उसमें कोई एडिशनल चीज ऐड करना चाह रहे हो, तो वो सारी चीजें बाद में आती है। तो पहले बिल्डिंग का जो बेस है, क्योंकि अगर मान लो आपने बेस सही नहीं बनाया, आपने उसमें सही सीमेंट यूज नहीं किया, आपने सही चीजें यूज नहीं की और फिर आप चले गए जल्दी जल्दी कंप्लीट करने और डिटेल्स ऐड करने लग गए, यानी कि कलर्स देखने लग गए, रूम्स बनाने लग गए, तो बिल्डिंग के गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे या फिर वो वॉल पे भी उसमें बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। जैसे आप पेंटिंग कर रहे हो तो उसके पीछे का जो बेस है वो कैसा होना चाहिए, वॉल पेंटिंग अगर आप कर रहे हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिगिनर आर्टिस्ट जो है वो सबसे पहले यही मिस्टेक करते हैं कि ड्राइंग वाले पार्ट को तो वो इग्नोर करते हैं और वैल्यूज और डिटेल्स के ऊपर चल जाते हैं, या फिर किसी ब्रांडेड टूल के ऊपर जाते हैं कि हमें कोई ब्रांडेड टूल हमारे पास हो और हम उसको यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा आर्टवर्क उनसे मिलेगा। लेकिन आर्टिस्ट के पीछे की जर्नी उनको नहीं पता होती, मतलब पीछे का एक्सपीरियंस कि उन्होंने कितने टाइम तक कुछ को स्ट्रगल किया और कितने टाइम की स्टडी है पीछे। मतलब जैसे अगर कोई बना रहे हो, आप किसी पार्ट को स्टडी किया लॉन्ग टाइम तक, तब उसके बाद जाके आप उसको आप इमेजिनेशन से भी बना सकते हो और फिर उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप ब्रांडेड टूल्स भी ले सकते हो। एंड ऐसा नहीं है कि ब्रांडेड टूल्स और नॉर्मल टूल्स बिल्कुल सेम होते हैं। ऑफ कोर्स क्वालिटी में चेंजेस होता है, क्वालिटी अच्छी होती है उनकी, एंड क्वालिटी अच्छी लेना भी इम्पोर्टेंट है। एक टाइम के बाद जब आप प्रोफेशनल बन जाते हो तो आपको क्वालिटी अच्छे वाले टूल लेने पड़ते हैं, क्योंकि क्या होता है आपकी स्किल्स अच्छी है पर आपने अच्छी क्वालिटी के टूल नहीं लिए तो वहां पे भी आर्टवर्क्स बिगड़ेंगे, तो वो भी जरूरी है, लेकिन एक टाइम के बाद, एक लेवल के बाद है। तो आई होप यहाँ पे मेरा जो आंसर है उसके थ्रू ये चीज क्लियर हो गई होगी सब। जी बहुत अच्छे से समझाया। एंड आपसे भी यही मेरा क्वेश्चन है, क्या आप किसके बारे में क्या कहना चाहोगे, आप क्या मैसेज देना चाहोगे आर्टिस्ट को? वर्षा जी आप सुन पा रहे हैं? सॉरी इंटरनेट इश्यू हो गई थी। हाँ अभी सुनाई दिया। ओके। तो आपकी क्या थिंकिंग है इस टॉपिक के रिलेटेड, या फिर कि हमें स्टार्टिंग में एक्सपेंसिव मटेरियल्स के पीछे भागना चाहिए या फिर अपने स्किल्स इंप्रूव करने के पीछे भागना चाहिए? सो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जैसे कि मैं पेन स्केचिंग करती हूँ, तो अब जितने मेंबर्स को मैं पेन स्केच सिखा रही हूँ, एक ग्रुप में हम लोग सिखा रहे हैं पेन स्केचिंग। तो जैसे मेरा वर्क होता है, मेरा वर्क ये है कि मैं कलर पेन का यूज करूँ। स्टार्टिंग में मैंने एक ही पेन से स्टार्ट किया था, बट जैसे जैसे मुझे लगा कि अब मेरी स्किल डेवलप हो रही है, देन मैंने अपना जो पेन है वो चेंज किया। पेन चेंज नहीं किया, बस कलर पेन लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता था, मैम आप कौन सा पेन का यूज करते हो, आपकी जो पेन है वो कितने रुपीज के होते हैं, क्या आप 3 रुपए के पेन से बनाते हो या फिर 10 रुपए के पेन से बनाते हो, आपकी पेन की कंपनी क्या है, क्या कौन सी ब्रांड के पेन यूज करते हो। और ये एक मेंबर से नहीं आता है, ये सारे मेंबर से आते हैं। वो क्या होते हैं कि वो वर्क में अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हाँ इनका पेन अच्छा है इसीलिए इनका वर्क अच्छा बन रहा है, बट एक्चुअल में ऐसे नहीं होता है। पेन कोई सा भी हो, मैं 3 रुपए के पेन से भी एक बहुत अच्छा स्केच कर सकती हूँ। तो मैं यही समझाती हूँ कि 3 रुपए का पेन हो, 5 रुपए का पेन हो या फिर 100 रुपए का पेन क्यों ना हो, लेकिन आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए। आपकी स्किल अच्छी होती है तो आप 3 रुपए की पेन से भी एक मास्टरपीस बना सकते हैं। तो एक मैं वर्क बनाई हूँ जो 3 रुपए के पेन से है, तो अभी आप देखकर समझ पाएंगे कि 3 रुपए के पेन से भी कितना सुंदर आर्ट वर्क बन सकता है जब आपका स्किल बहुत अच्छा होता है। तो ये मैंने बनाया 3 रुपए पेन स्केचिंग सीखी है, so I know। ये मैंने बनाया था 3 रुपए के पेन से। तो यहाँ बस अब ये मिथ तो खत्म हुआ होगा कि बहुत से ब्रांडेड पेन का यूज करते हैं
या फिर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल यूज करते हैं आप अपनी स्केचिंग के लिए। तो बहुत जितने भी मेंबर्स यहाँ पर देख रहे हैं, जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, उन लोग का डाउट क्लियर हुआ होगा कि 3 रुपए से भी हम बहुत अच्छा आर्ट वर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मटेरियल बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। जब आप लर्निंग स्टेज में है, कोई सा भी पेन हो आपके पास, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे आपके सामने जो भी पेन पड़ा है, जो भी पेपर पड़ा है, उठाओ और स्केचिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ से होती है स्किल डेवलपमेंट। जब अच्छे से ऑब्जर्व करके अच्छे से अपने स्किल पर वर्क करते हैं तो वो चीजें सही होती है। और हम सभी पेन को अलग, एक पेन ऐसा नहीं होता है कि सब पेन एक जैसे होता है, कई बहुत पतला चलता है, बहुत डार्क चलता है, ऐसा होता है। तो ये सब हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, एक्सपीरियंस करते जाते हैं कि कौन सा पेन कैसा है, तब जाकर पता चलता है कि इस तरीके के वर्क हम बना सकते हैं। सो यहाँ पर पेन या पेंसिल मैटर नहीं करता, कोई टूल्स मैटर नहीं करते, बस आपकी स्किल, आपकी एक्सपीरियंस मैटर करता है। थैंक यू तो सो मेरी मच। एंड मैंने खुद आपसे पेन स्केचिंग सीखी है, सो आई नो दिस। एंड मैं भी यहाँ पे कुछ अपने पेन स्केचेस दिखाना चाहूंगी कि मैंने किस तरीके से आपसे सीखा एंड उन सब चीजों को इम्प्लीमेंट किया। तो जी, ये बिल्कुल। उनके पेन स्केचेस है जिसमें मैंने फ्रीली जो है एक फील कैप्चर करने की कोशिश की है। हालांकि इसमें भी काफी ज्यादा मिस्टेक्स है प्रोपोर्शन लेवल पे एंड वैल्यूज लेवल पे भी, बट एक फील कैप्चर करने पर मेरा फोकस रहता था, क्योंकि मुझे एक पेन स्केचिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि उसमें एक इरेज करने का ऑप्शन नहीं होता है। तो हम फ्रीली जो है हम ड्रॉ कर पाते हैं बिना किसी टेंशन के। एंड जो पेंसिल स्केचेस होता है, थोड़ा सा पास से दिखाए, थोड़ा सा पास से दिखा दे तो व्यूअर्स को दिख जाएगा, थोड़ा सा दूर दिया। हाँ, अब दिख है। एंड ये तो जो है एक डायरेक्शन की हैचिंग से है। उसके बाद जो है मैंने वैल्यूज को और समझने की कोशिश की है। तो ये कुछ क्रॉस हैचिंग पर वर्क है स्टिल। ग्रेट, बहुत ही अच्छे से अप्रोच किया है, बहुत अच्छे से वैल्यूज को अप्रोच किया आपने। फील कैप्चर करने पर फोकस किया है मैंने, परफेक्शन पर फोकस नहीं किया है कि बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट बन जाए, उस पे हमारा फोकस नहीं रहता। पर स्केचिंग में बस एक फील कैप्चर करने पर फोकस करते हैं, एक एसेंस में जी सब्जेक्ट का। यस, मतलब स्टार्टिंग में अगर आप होते हैं तो गोल पे डिपेंड करता है स्केचिंग का टोटली, कि जैसे अगर आप स्टार्टिंग वाले लेवल पर हैं तो पहले आपको सिर्फ लाइन क्वालिटी पे, प्रोपोर्शंस पे फोकस करना है एंड धीरे धीरे फिर वैल्यूज के तरफ ऑब्जर्व करना है, लाइट एंड डार्क को ऑब्जर्व करना है। क्योंकि धीरे धीरे जब हम उसमें वैल्यूज ऐड करते हैं तो पहले लाइन क्वालिटी अगर अच्छी होती है तो वहां से वो चीज भी अच्छी लगती है, तो धीरे धीरे वहीं से फील कैप्चर हो पाता है। तो लाइन क्वालिटी पे फोकस करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है एंड वैल्यूज पे फोकस करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो प्रपोर्शन पर ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। जब हमारा प्रपोर्शन सही होता है तब आता है लाइन क्वालिटी, फिर आता है वैल्यूज। तो अभी जो हम लोग सीख रहे हैं सिर्फ प्रपोर्शन को सही करना, देन हम सीखते हैं लाइन्स क्वालिटी। तो Yes. ये चीज। तो क्या आप दोनों ही अपनी आर्ट टीचिंग क्लासेस चला रहे हैं? अगर किसी व्यूअर को सीखना होगा तो वो आपसे पर्सनली कांटेक्ट करेंगे? जी बिल्कुल। Yes. हम यस, मैं रन कर रही हूँ पेन स्केच एसेंस विद वर्षा, जिसमें मैं पेन स्केचिंग सिखाती हूँ बिगिनर्स को भी एंड जो बहुत अच्छा जानते भी हैं उसको भी मैं सिखा रही हूँ। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज जरूर करें, ताकि आपकी भी स्किल इम्प्रूव हो। स्केचेस देखे होंगे आपने एंड दीपक जी के स्केचेस भी आपने देखे हैं, तो दोनों की स्केचेस की क्वालिटी से आपको पता लग रहा होगा कि कैसे वो किस लेवल से किस लेवल पर पहुंचे हैं, क्योंकि उन्होंने बिफोर के आर्टवर्क्स पे दिखाए जो डीएम से पहले के थे। तो आप पर्सनली उनके डीएम में जाके उनसे पेन स्केचिंग ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। वो पर्सनली आपको गाइड करेंगे, पर्सनली आपको ये बताएंगे कौन सा टूल आपको पहले यूज करना है, किस टाइप से प्रोपोर्शंस को जज करना है एंड उनके रेगुलरली डेली अपडेट्स मिलती है वहां पे, तो आप वहां से अच्छे से सीख पाते हो। तो दोनों के ही अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज आप पर्सनली भी उनसे सीख सकते हो एंड उनके डीएम में जाके आप उनसे आगे की नॉलेज ले सकते हो। ओके, तो अब हम थोड़ा सा व्यूअर्स के क्वेश्चंस को ले लेते हैं। अगर आप लोगों को हम तीनों में से किसी से पर्सनली कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे हमारा नेम मेंशन करके पूछ सकते हैं एंड अब आपका टाइम है तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग लेंगे। तो स्टार्ट कीजिए आप लोग।
अगर आप लोग के क्वेश्चंस हैं तो आप टाइप कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यू ऑल व्हाट इज आर्ट, ऑल व्हाट इज आर्ट। सो कौन बताएगा? वेदिश जी को। दीपा बताएगी। सो क्वेश्चन है कि व्हाट इज आर्ट? यस, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू अस। तो आप क्या फील करते हो? वैदिश्य का क्वेश्चन है कि आप क्या फील करते हो एज एन आर्टिस्ट आर्ट के बारे में? एक सिंपल लाइन में हम आंसर दे सकते हैं, सिंपल 2 और 3 लाइंस में, ताकि सब लोग का हो जाएगा कवर। तो जो आर्ट है, आर्ट का मतलब होता है कला, एंड कला का मतलब आर्ट में काफी सारी चीजें आती हैं। आर्ट का मतलब खाली ड्राइंग नहीं होता है, आर्ट हर चीज में है। लाइक अभी हम बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो भी एक आर्ट ही है। कम्युनिकेशन, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, आर्ट ऑफ टॉक। तो हर चीज में आर्ट है, आर्ट सिर्फ ड्राइंग से रिलेटेड नहीं है। सो मेरी नजर में हर एक चीज, हर एक स्किल जो हम डेवलप करते हैं, हर एक काम जो हम करते हैं, जिस चीज में हम अच्छे हैं, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, जिस चीज में हम अच्छे हैं या फिर कुशल हैं, तो उसको हम आर्ट कह सकते हैं। यस, तो हमारा भी बेसिकली वही आंसर है मोस्टली, क्योंकि बहुत अच्छे से दीपा जी ने एक्सप्लेन किया है कि आर्ट का कोई फॉर्म नहीं है। मतलब आप हर एक चीज में आर्ट देख सकते हो, क्योंकि आर्ट का मीन्स है कि आप कोई चीज क्रिएट हुई है, तो वो किसी भी तरीके से क्रिएट हुई है। लाइक आप सिंगिंग कर रहे हो, आप ड्राइंग कर रहे हो, आप कुकिंग कर रहे हो, वो भी एक आर्ट है। ड्राइंग जो है वो आर्ट के अंदर का एक पार्ट है, ड्राइंग भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है। बट अगर हम ऐसा आर्ट देख रहे हैं, अगर एज एन आर्ट, तो वहाँ पे आर्ट के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है। इनफैक्ट हर चीज आर्ट के अंदर ही आती है, क्योंकि कोई चीज कहीं ना कहीं से क्रिएट की गई है। सो वो एक आर्ट है। और अगर हम आर्ट को किसी भी चीज में हम प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारी पहले हॉबी रहती है, एंड फिर हॉबी को हम लोग थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाते हैं, तो हम अपनी आर्ट को ही एक प्रोफेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो स्किल्स जो है वो आर्ट के अंदर ही आ रही है, कि आपने अपनी स्किल्स को डेवलप किया। पहले वो हॉबी थी, फिर उसको आपने प्रोफेशनल लेवल पे डेवलप किया, एंड देन प्रोफेशनली आप ग्रो कर रहे हो और उससे अर्निंग आप करना चाहते हो। तो वो एक तरह से पूरी लाइफ ही आपकी एक आर्ट है। सब किसी न किसी तरीके से आर्ट से कनेक्टेड है अपने आप में। तो वर्षा जी, आपके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आर्ट के बारे में? आर्ट जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो खुद एक आर्ट है। तो आर्ट आपने समझा दिया, दीपा जी ने समझा दिया। सेम आर्ट के लिए वही फीलिंग है कि जो हम लोग क्रिएट करते हैं, हम खुद एक आर्ट है, इसीलिए हम आर्ट बना सकते हैं। ओके, तो नीलेश कोयर जी का क्वेश्चन है, एक अच्छा आर्टिस्ट होने का क्या मतलब होता है? आर्टिस्ट बुरा भी होता है? अच्छा आर्टिस्ट होने का क्या मतलब होता है? एक अच्छा समझ के क्वेश्चन पूछा है नीलेश जी ने, तो आप आंसर दीजिए। एक अच्छा आर्टिस्ट जी जी आप बताइए। नहीं, वैसा जिससे स्टार्ट करते हैं पहले। अच्छा, तो एक अच्छा आर्टिस्ट वो होता है जो अपनी स्किल के ऊपर काम करे, ना कि फिजूल की चीजों के ऊपर ध्यान लगाए। मीन्स कि जब हम सीख रहे हैं, एक आर्टिस्ट क्या करता है, अपनी स्किल डेवलप करता है। सबसे पहला काम उसका यही होता है, तभी लोग उसको जान पाते हैं। जब वो अपनी स्किल के ऊपर काम करता है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करता है, खुद के ऊपर काम करता है, पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर जब वो काम करेगा तो लोग उसको जान पाएंगे। तो आर्टिस्ट का यही मतलब है कि आर्टिस्ट खुद के लिए एक आर्ट होता है जो वो क्रिएट करता है। जैसे कि एक आर्टिस्ट अच्छा आर्टिस्ट इसलिए कहलाता है क्योंकि वो अपने काम में बहुत ज्यादा मन लगाकर करता है। हर एक चीजों में जो वो बनाता है उसमें एक इमोशन होता है, जो फील वो लाना चाहता है वो अपने इमोशन के थ्रू वो लाता है, वो क्रिएट करता है। सो मेरे हिसाब से मेरे जो पर्सपेक्टिव है वो यही है कि एक अच्छा आर्टिस्ट यही होता है कि अपने हिसाब से जो बनाता है, अपने इमोशन से जो बनाता है। और ये इमोशन से एक बार में क्रिएट नहीं होगा, जब हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं उन सब चीजों की, हमारी जो बेसिक होता है, जो फंडामेंटल होता है वो स्ट्रांग होता है, तब जाकर जब हम कुछ भी ड्रॉ करते हैं तब उसमें हम अपना जो टच दे पाते हैं एंड स्टोरी टेलिंग हम पेंटिंग कर सकते हैं। तो यही है। एंड आप लोग का क्या इसमें पर्सपेक्टिव है, आप लोग का क्या नजरिया है? एक अच्छा आर्टिस्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छा आर्टिस्ट होने का क्या मतलब है। पहली बात तो ये कि आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है। आर्टिस्ट का ये आप नहीं जज कर सकते कि वो अच्छा आर्टिस्ट है फिर वो बुरा आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट का काम होता है
अपनी स्किल्स पर वर्क करना या फिर हर एक चीज में आर्ट को देख पाना, आर्ट को फाइंड कर पाना, आर्ट को फील कर पाना। सो कौन अच्छा आर्टिस्ट है कौन बुरा आर्टिस्ट है हम उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है। सो मेरा भी यही पर्सपेक्टिव जिस तरीके से वर्षा जी ने एक्सप्लेन किया। तो ओके, सो मेरा भी वही आंसर है मोस्टली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा आपने स्टार्टिंग में बताया था, नमिता जी पूछ रही हैं पर्सनल ब्रांड के बारे में, तो ये कैसे बन सकते हैं, पर्सनल क्या क्या करना होगा इसके लिए, एंड पर्सनल ब्रांडिंग के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसा बन सकता है। सबसे पहले तो ये चीज है ना कि आप समझिए कि सबसे पहले तो आपको अगर प्रोफेशनली एज एन आर्टिस्ट वर्क करना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आर्ट इज मोर लाइक अ बिजनेस एंड लेस लाइक अ जॉब। क्योंकि क्या होता है, जब आर्ट में आप करियर बना रहे हो तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो कस्टमर से ही हो रहा है, कस्टमर से या स्टूडेंट से या स्टूडेंट के पेरेंट्स से। तो वहां पे क्या होगा, आपको वहां पे डील करना आना चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो पहले क्या आएगा, आपकी स्किल्स आएंगी, क्योंकि स्किल्स के थ्रू वो आपसे कनेक्ट होंगे। स्किल्स के बाद, अब स्किल्स में सिर्फ ड्राइंग स्किल्स नहीं, पहले आपको ड्राइंग स्किल्स पे वर्क करना है, एंड उसके बाद आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग यानी कि आपका बोलने का वे, आपका प्रेजेंट करने का वे, कि आपका जो प्रोडक्ट है, अगर आपसे कोई कमीशन आर्टवर्क बनाना चाह रहा है, आप चाह रहे हो कि कमीशन आर्टवर्क आर्टिस्ट बने हम लोग, तो आपसे अगर कोई क्यों बनवाएगा तो वो आपको पहले जानेगा, तभी वो आपसे बनवाएगा। सिर्फ आपके आर्टवर्क्स देखकर वो ये चीज डिसाइड नहीं करेगा कि वो आपने बनाया है तो वो अच्छा ही बनेगा, क्योंकि जब पर्सनली कोई आपसे कनेक्ट करेगा तो वो उसके अंदर ये थॉट रहेगा कि अगर वो आपको नहीं जानता तो उसके अंदर एक ये फीलिंग रहेगी, एक डर रहेगा कि अगर हमने इनको ऑर्डर दे दिया बट वो अगर वो अच्छा नहीं बना पाए तो अगर आप किसी पिक्चर को आप दिखा रहे हो कि हमारा ये आर्टवर्क है एंड हमने ये आर्टवर्क क्रिएट किया है, तो वहां पे ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो रहा सिर्फ पोस्ट करने से, सिर्फ दिखाने से। क्योंकि आजकल जो है वो एआई का जमाना हो गया है, तो आप इजीली क्रिएट कर सकते हो, तो सामने वाले को इस चीज का ट्रस्ट नहीं है कि क्या वो आपने क्रिएट किया है। अगर आप उसको बना के वीडियो में भी दिखा रहे हो तो भी उनको वो चीज का ट्रस्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर सामने वाला कमीशन वर्क बनवा रहा है, जरूरी नहीं कि वो आर्टिस्ट है, तो उसके बारे में उसको पूरी डिटेल्स तो नहीं होगी, वो तो कोई भी हो सकता है। वो एक सामने वाला आपसे तभी रहेगा या तभी आपको ऑर्डर देगा जब आप पे वो ट्रस्ट करता होगा या थोड़ा बहुत आपके बारे में जानता होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बात करने का तरीका, यानी कि सामने वाले से डील करने का तरीका क्या होता है, तो वो चीज जो है वो कैसे इम्प्रूव होती है कंटेंट क्रिएशन से। यानी कि जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो कंटेंट क्रिएट करते करते लगभग 1 ईयर तक एटलीस्ट या 6 मंथ तक हमने कंटेंट क्रिएशन किया है कहीं ना कहीं पे, तो उससे हमारा जो बात करने का तरीका एंड हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, किस टॉपिक को किस वे में प्रेजेंट कर रहे हैं, वो डेवलप हुआ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी से भी आप बात करोगे तो कंटेंट क्रिएशन से आपकी बोलने की स्किल्स डेवलप होंगी। तो ऐसे ही आपको हर एक स्किल्स पे ध्यान देना होता है, आप किस तरीके से टेक्निकली चीजों को एडिट कर रहे हो, एडिटिंग स्किल्स हो गई, टेक्निकल स्किल्स सारी आ जाती है उसके अंदर, क्योंकि हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और आपको जल्दी सारी चीजें करनी है। आप हर एक चीज को टाइम लेके क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आपको कोई मिशन आर्टवर्क भी बनाना है तो आपको उसको किस तरीके से पैकिंग करनी है, वो भी एक स्किल है। हर एक चीज पे वर्क करना है, तो वो आप धीरे धीरे कर सकते हो। पर्सनल ब्रांडिंग में और भी काफी सारे टॉपिक्स आते हैं, तो वो हम थोड़ा सा जानेंगे। जैसे अगर आपको आर्ट टीचर बनना है, मान लो आप कमीशन आर्टवर्क नहीं लेना चाहते, आप आर्ट टीचर बनना चाहते हो, तो क्या उसके लिए भी पर्सनल ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट है? वो हम जानेंगे थोड़ा सा वर्षा जी से कि क्या उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे हम आर्ट टीचर बनते हैं, सबसे पहले तो बहुत से लोगों को ये पता नहीं है होता है कि पर्सनल ब्रांड क्या होता है। सब जगह से सुन लेते हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग होती है, पर्सनल ब्रांडिंग होती है, लेकिन एक्चुअल में पता ही नहीं होता है कि पर्सनल ब्रांडिंग के मतलब क्या होता है। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ये है कि अपने आप को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करना। जब लोग आपको बार बार देखेंगे, जब आपकी जो नॉलेज है वो सब जानेंगे कि ये इस टॉपिक पर बनाते हैं, बार बार जब आप सोशल मीडिया पर कंसिस्टेंट हैं, अच्छे से अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, जिस टॉपिक पर आप बताना चाहते हैं, चाहे लैंग्वेज कोई सा भी हो, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, जिस लैंग्वेज में आप बता रहे हैं उस हिसाब से आपके पास ऑडियंस आते हैं, वो आपसे पर्सनली कनेक्ट हो पाते हैं। जितने नॉलेज आप दे रहे हैं, जितने वैल्यूज आप दे रहे हैं लोगों को,
वो सब चीजें लोगों को इंटरेक्ट करती है और इस तरीके से वो आपसे इस तरीके से वो आपसे इमोशनली कनेक्ट होती है। जब वो इमोशनली कनेक्ट होते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए फॉलो नहीं करते, वो आपको एक्चुअल में फॉलो करते हैं, क्योंकि वो आपसे वैल्यू पा रहे होते हैं। जब आप वैल्यू देते हैं, लोगों को जब वैल्यू मिलता है तब लोग कनेक्ट हो पाते हैं। तो यहाँ पर हम आर्ट टीचर के बारे में देखें तो जैसे आपको कोई जानता ही नहीं है कि आप आर्ट बताते हैं, या फिर एक जो पर्सन है वो सिर्फ जान रहा है कि आप आर्ट के बारे में टीचिंग दे रहे हैं, लेकिन उनको भी नहीं पता कि आप किस तरीके से दे रहे हैं। और सोशल मीडिया में आजकल का जो दिन है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा है, एंड सोशल मीडिया से हम बहुत ज्यादा सीखते हैं। तो आप एक कमरे में बैठे हो और किसी को सिखा रहे हो तो ये पूरी दुनिया को तो पता नहीं चलेगी कि आप एक आर्ट टीचर हो। सो यहाँ पर होता है हमारा कंटेंट क्रिएट करना। जब हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, जब हम बोलते हैं, जो हम सिखा रहे होते हैं, जो हमें बोलना होता है, जो हम अपना आर्ट वर्क बनाते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम सिखा पाते हैं, इन सब चीजों को जब हम सोशल मीडिया में अपलोड करते हैं तो जब लोगों को पता चलता है कि ये इस तरीके से समझाता है, इसकी समझाने की टेक्निक कुछ इस तरीके की, इसका स्टाइल कुछ इस तरह का है, तो हमें कई ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं एंड उसके हर एक वीडियो देखने लगते हैं। इससे क्या होता है कि हम उससे इससे इमोशनली कनेक्ट होते हैं एंड उसको हम एक्चुअल में फॉलो करते हैं, क्योंकि उनसे हमें वैल्यूज मिलती होती है। तो आर्ट टीचर के लिए भी यही होता है कि हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल, हमें अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करना चाहिए, कंटेंट क्रिएशन के ऊपर काम करना चाहिए। जब लोग आपको जानेंगे तभी लोग आपको फॉलो करेंगे, एंड कोई भी आपको आपके आर्ट वर्क के बेस पर फॉलो नहीं करता है। आपसे जो नॉलेज आप मिल रही होती है उसके थ्रू आपको फॉलो करेगा, क्योंकि बहुत से बिगिनर आर्टिस्ट ऐसे होते हैं वो जो सिर्फ पोस्ट कर रहे हैं, जो आप नया आर्ट वर्क बनाया पोस्ट कर दिया, फिर से जो बना रहे हैं पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन सबको ये पता नहीं होती है कि हमें पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करना चाहिए। अपनी जो नॉलेज है दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए, तभी लोग आपसे कनेक्ट होंगे। सो यही है कि आर्ट टीचर के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कंटेंट क्रिएट एंड पर्सनल ब्रांडिंग। ओके, स्केच विद मी 5 का ही क्वेश्चन है, जो किसी मटेरियल पे डिपेंड ना हो, जो उसके पास है उससे, यस वो हमने अभी ही बताया था कि प्रपोर्शंस स्किल्स पे वर्क करना इंपॉर्टेंट है। तो पहले ड्राइंग के फंडामेंटल्स पे आप वर्क करोगे तो धीरे धीरे फिर आप अच्छे मटेरियल्स पे जा सकते हो। जब आपका स्किल्स डेवलप हो जाएगा तो आप खुद से वो चीज देख पाओगे एंड खुद से वो ले पाओगे कि हाँ अब मैं यूज कर सकता हूँ, वो आपको खुद फील हो जाएगा। उसके बाद है एक क्वेश्चन मेरा वर्षा जी एंड दीपा दीदी से, लाइक पेन से स्केचिंग करने के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है? लाइक पेन स्केचिंग में व्हाट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स? तो आप लोग में से कौन बताएगा? दीपा जी पहले आप बताइए। सो वैसे जी सबसे पहले तो ये है कि पेन, आपका क्वेश्चन है पेन स्केचिंग सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है? सो पेन स्केचिंग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं वो देखिए। जो आर्ट के प्रिंसिपल्स हैं एंड जो उसके फंडामेंटल्स हैं वो हर जगह अप्लाई होते हैं। चाहे आप कोई भी टूल उठा ले, आप ब्रश से ड्रॉ कर रहे हैं, किसी और टूल से ड्रॉ कर रहे हैं, चाकू स्टिक से ड्रॉ कर रहे हैं, पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं, कोई भी टूल हो, सेम प्रिंसिपल्स फंडामेंटल्स हर जगह अप्लाई होते हैं। कोई भी अलग टेक्निक्स या ट्रिक्स नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि अब हम पेन स्केचिंग करते हैं तो उसके लिए हमने कुछ अलग से ट्रिक्स सीख लिया फिर टेक्निक सीख ली। सारी चीजें सेम ही होती है। जैसे हम पेंसिल्स में जो अप्रोच करते हैं, जो हमारी फोकस होता है हमारा प्रपोर्शंस पर होता है, एंड उसमें भी अगर हम स्केचिंग कर रहे हैं तो हमारा परफेक्शन पर पॉइंट्स आपके ये होते हैं कि आपको जो है पहले तो आपका फोकस वीकली अपने हैंड को मूव करके बिना किसी परफेक्शन के प्रोपोर्शंस को अप्रोच कर पाओ। देन अगर आप एक फील कैप्चर करना चाहते हो तो लाइट एंड शेडोज को आप पहले माइंड में क्लियर कर लो। कुछ भी ड्रॉ करने से पहले आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो कि क्या उसके प्रोपोर्शंस है, कैसे वो ड्रॉ हो सकता है, क्या उसकी राइट अप्रोच है, कहाँ से लाइट आ रही है, कहाँ पर शेडोज बन रहे हैं, क्या लाइट एरिया है, क्या डार्क एरिया है। तो इन सब चीजों को जब आप समझ लेते हो तो आप फ्रीली अपने स्केच में उन सब चीजों को प्रेजेंट कर पाते हो, एंड तब जाके जो एक फील एंड जो डेप्थ है वो क्रिएट हो पाती है आपके आर्ट वर्क्स में। ओके, तो वर्षा जी आप कुछ कहना चाहेंगी? बस यही है कि पेन स्केच में जो इम्पोर्टेंट थिंग है, पेन स्केच से हमारी जो इम्प्रूवमेंट होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। अब ये कैसे होता है, जैसे कि दीपा जी ने बताया कि
बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रपोर्शन को हमें ऑब्जर्व करना। ये तो हमारी बेसिक चीजें होती हैं जो अब हम सब ने अभी बताया कि कैसे हमें प्रपोर्शन के ऊपर वर्क करना है। तो आई थिंक वेदिस को क्लियर हो गया होगा कि प्रपोर्शन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है देन लाइन क्वालिटी। बट जब हम पेन स्केच करते हैं तो यहाँ पर हमारी जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, क्योंकि पेन में हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है इरेज करने का। हम एक बार लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ड्रॉ कर देते हैं, उसको हम मिटा नहीं सकते या फिर एडजस्ट नहीं कर सकते। तो बहुत से चांसेस ये होते हैं कि हम बहुत ज्यादा फोकस से उन चीजों पर ध्यान देकर करते हैं, एक प्रपोर्शन को सही करने की कोशिश करते हैं फोकस के साथ। इससे हमारा फोकस इंक्रीज होता है, पैसेंस लेवल बढ़ता है। जब हम पेन स्केच करते हैं तो पैसेंस हमारा इंक्रीज होता है, क्योंकि हम एक एक चीजों को बनाएंगे तो वो टाइम लेता ही है। जब हम स्टार्टिंग स्टेज में होते हैं तो एक एक चीजों को ड्रॉ करते हैं तो उसमें टाइम जाता है एंड वहां से हमारी पेशेंस डेवलप होती है और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन स्किल इम्प्रूव होती है। जैसे हम पेन स्केच करते हैं तो हमारा जो प्रपोर्शन है वो गलत ना हो, क्योंकि पेंसिल में क्या होता है कि गलत हो जाएगा तो हम इरेज कर लेंगे, ये माइंडसेट होता है। एंड हम ना चाहते हुए भी इरेजर का यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास पेन जब यूज करते हैं तो हमारे पास बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं होता कि उसको इरेज कर सके। इसीलिए हम एक एक चीजों को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, देन उसको ड्रॉ करते हैं। तो इससे हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल इम्प्रूव होती है। तो जो ओवरऑल चीज है, हमारी पैसेंस लेवल इंक्रीज होता है, हमारी फोकस इंक्रीज होती है और हमारा जो लाइन की क्वालिटी है वहां से हमारी लाइन की क्वालिटी इंप्रूव होने लगती है जब हम चीजों को अच्छे से ड्रॉ करते हैं। हैंड प्रेशर कंट्रोल सही होता है पेन स्केचिंग से। सो बहुत से बेनिफिट होते हैं एंड इससे मेरा भी इम्प्रूवमेंट बहुत फास्ट हुआ है पेन स्केचिंग से, इसलिए मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर पा रही हूँ। क्योंकि पेंसिल स्केच से पहले मैं पेन स्केच की हूँ, तो मुझे लगता है कि पेंसिल स्केच के साथ साथ ही हम पेन स्केच को डेवलप कर सकते हैं। और पेन स्केच अगर आप सीख भी जाते हैं स्टार्टिंग में तो वो पेंसिल स्केच में बहुत ज्यादा हमें हेल्पफुल होता है कि हम चीजों को अच्छे से ड्रॉ कर पाते हैं। तो हमारी जो टेक्निक है या फिर जो हमारा फंडामेंटल है वो क्लियर होना चाहिए, चाहे वो पेन हो, पेंसिल हो या फिर वाटर कलर हो, कोई भी हो। हमारा जो बेस है वो स्ट्रांग होना चाहिए, बाकी सब चीजें क्लियर है। ओके, सबके क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो अब हम इस सेशन को एंड करते हैं। क्या आप लोगों के क्वेश्चन है, आप कुछ कहना चाहते हैं वर्षा जी, दीपा जी, या फिर आप कुछ ई बुक के बारे में एक्सप्लेन करना चाहते हैं? क्योंकि ई बुक जो है वो इस सेशन के एंड में पर्सनली हम आप सब लोगों को शेयर करेंगे जब आप हम लोगों के डीएम में जाके ई बुक टाइप करेंगे। तो आप लोगों को ई बुक टाइप करना रहेगा एंड उसके बाद आपके पास उसका एक्सेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा एंड उसके बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हो एंड यूज में ले सकते हो। तो आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन था दीपा जी से कि उन्होंने, दीपा जी क्या आपने स्कूल्स में आर्ट लिए हैं या फिर आप कॉलेज में आर्ट लिए हो या फिर आर्ट लिए ही नहीं हो? क्योंकि कई बिगिनर ऐसे होते हैं जिनको ड्राइंग के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता, तो वो सिलेक्ट ही नहीं करते आर्ट क्या होता है, कैसे होता है, और वो नहीं लेते हैं। तो आपका जो एक्सपीरियंस इसमें वो कैसा रहा है? क्या आपने स्कूल में आर्ट लिए थे या फिर कॉलेज में? तो मैंने स्कूल टाइम पे जो हम कोई भी स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे होते तो तब मैंने आर्ट्स ही चूज किया था, क्योंकि मुझे ये कॉमर्स एंड ये साइंस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मुझे दोनों सब्जेक्ट बहुत ज्यादा बोरिंग लगते थे, तो मैंने आर्ट्स ही सेलेक्ट किया था। ये मेरी खुद की चॉइस थी, किसी का भी कोई प्रेशर नहीं था कि कॉमर्स लो या फिर साइंस लो। तो मेरी ये खुद की चॉइस थी, तो मैंने आर्ट्स लिया था। एंड एक ये रीजन ये भी था कि मुझे ड्राइंग में इंटरेस्ट था, वहाँ पे मेरी काफी ज्यादा दिलचस्पी थी ड्राइंग में, तो उसकी वजह से भी मैंने आर्ट्स लिया था। वहाँ मुझे सब्जेक्ट ड्राइंग एज अ सब्जेक्ट मुझे मिलेगा, तो उसके लिए भी मैंने आर्ट्स चूज किया था। एंड स्कूल टाइम पे काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जब हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं एंड जो हमारे टीचर्स होते हैं जो हमें ड्राइंग वर्क्स देते हैं कुछ भी ड्रॉ करने के लिए, जो वो एक फ्री वर्क्स होते हैं, तो उनमें काफी ज्यादा हमें एक फनफुल एंड मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं वो, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस होता है स्कूल टाइम पर भी। एंड उसके बाद मैंने कॉलेज क्यों नहीं किया या फिर बीएफए क्यों नहीं किया? अब मेन चीज ये है कि मेरा शुरू से ये था कि एंड 12th के बाद मुझे कोई क्लैरिटी नहीं थी। जब मैंने 12th पास आउट की तो मुझे कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे आर्ट्स की फील्ड में जाना है या फिर आर्ट्स की फील्ड में आर्ट्स को एज अ करियर चूज करना है या फिर मुझे प्रोफेशनली इसमें आगे बढ़ना है। मुझे बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं थी कुछ भी। तो उस टाइम पर मैंने 12th के बाद
से जो मैं जॉब करती आ रही हूँ, उसके बाद मुझे जो है समझना चाहती थी चीजों को। तो मेरा ये था कि अगर मैं कॉलेज करूंगी तो बीएफए करूंगी, बीकॉम या फिर ये सब कोर्सेज नहीं करूंगी, क्योंकि वहाँ पे भी मुझे 2-3 साल देने होते एंड बीएफए में भी 4 साल देने होते हैं। तो मेरा ये थिंकिंग था कि अगर मैं करूंगी तो बीएफए ही करूंगी एंड उसके चक्कर में मैंने कॉलेज किया ही नहीं। उसके बाद मेरा ये था कि मुझे आर्ट्स में सीखना है। उसके बाद भी मैं जो है यूट्यूब पे रैंडमली, जब मुझे कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी तो यूट्यूब पे ऑनलाइन वीडियो सर्च करती कैसे किया जाता है। तो फिर वहाँ से मुझे डीएम ट्रेनिंग के बारे में पता चला, ड्राइंग मास्टरी के बारे में पता चला। तो वहाँ से जो मेरा पूरा माइंडसेट था वो पूरा शिफ्ट हो गया एंड पूरी मुझे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कॉलेज या फिर डिग्री को लेकर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया मेरा दिल। क्योंकि मुझे शुरू से ही मेरा ये नहीं था कि मुझे बीएफए करना है तो डिग्री के लिए करना है, मैं सिर्फ सीखना चाहती थी, मुझे वहाँ से सीखना था। जो कि ड्राइंग मास्टरी के बारे में जब मुझे पता चला कि हाँ ड्राइंग मास्टरी में भी जो आर्ट्स में बेसिक से लेकर बिगिनर टू एडवांस तक पूरी चीजें जो अच्छे से बताई जा रही है, जो मुझे उसके बारे में पता चला तो मैंने क्विकली एक्शन लिया एंड ड्राइंग मास्टरी जो ट्रेनिंग है उसको ज्वाइन किया। एंड उसके बाद काफी अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ से जो मेरा पूरा माइंडसेट शिफ्ट हो चुका था कि डिग्री मैटर नहीं करती, सिर्फ हमारी स्किल्स मैटर करती है। जो काफी सारे लोग हैं जो सिर्फ सोचते हैं कि अगर वो बीएफए नहीं करेंगे तो वो आर्टिस्ट नहीं बन सकते। अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे ये सवाल भी आता है कि जैसे कि हमें कॉलेज में 4 साल इन्वेस्ट करने होते हैं एंड वहाँ पे जो वहाँ की जो फीस है वो काफी ज्यादा हाई भी होती है एंड मटेरियल्स पर हमें काफी ज्यादा इन्वेस्ट करना होता है, तो वहाँ पे चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। लेकिन अगर हमें कुछ भी सीखना है, हमें कहीं से सीखने को मिल रहा है, हमें कहीं और से भी सेम चीजें सीखने को मिल रही है एंड अभी के टाइम पे ऑनलाइन आप देख सकते हो काफी ज्यादा चीजें अवेलेबल हैं। इंटरनेट पे आप कुछ भी सर्च करना चाहो तो हजारों वीडियो आ जाएंगे, लेकिन वहाँ पे भी हमें नहीं पता कि कौन सही बता रहा है कौन गलत बता रहा है, इसकी जो गाइडेंस है वो सही है। तो वहाँ पे हमें ही चूज करना पड़ता है एंड वहाँ पे हम अपने हिसाब से जो चीजों को देखते हैं, सोचते समझते हैं, वीडियोस को देखते हैं एंड उसके बाद जो है अब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर बीएफए का जो 4 साल का जो कोर्स होता है, अगर किसी ने बीएफए कंप्लीट कर लिया एंड उसके बाद भी वो किसी भी चीज को लाइव देखकर ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, उनको क्लैरिटी नहीं है कि कैसे ड्रॉ किया जाता है या फिर सेम टू सेम वो लाइव नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर उनकी स्किल्स में जो है वो कमी रह जाती है। इसका मतलब है कि वो कॉलेज में 4 साल इन्वेस्ट करके भी नहीं सीख पाए, जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है प्रोपोर्शंस या फिर आर्ट फंडामेंटल्स को लेकर, उनकी वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाई। तो यहाँ पे ये चीज भी है एंड अब यहाँ पे ये एक मेन पॉइंट है ड्राइंग मास्टरी में कि हम ड्राइंग मास्टरी का ओनली आर्ट स्किल्स को ही नहीं सीखते हैं, वहाँ पे हमें और अपनी अदर्स आर्ट से रिलेटेड जो अदर स्किल्स होती हैं लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनल ब्रांडिंग या फिर कनेक्शंस बिल्डअप कर पाना, तो ये सब चीजें भी मैं सीख पा रही हूँ ड्राइंग मास्टरी ट्रेनिंग में। तो मेरा काफी मुझे अच्छा लगता है, मैं काफी ज्यादा ग्रेटफुल फील करती हूँ कि मैंने कॉलेज नहीं किया एंड यहाँ से मुझे अपने जो डिसीजन पर एक प्राउड फील होता है कि हाँ मैंने कॉलेज ना करके बहुत अच्छा डिसीजन लिया एंड अभी मैं ड्राइंग मास्टरी का एक पार्ट हूँ। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छे एंड ग्रेटफुल थिंग है। तो आई एम रियली हैप्पी एंड थैंक यू सो मच रियांश राहुल सर ये डीएम ट्रेनिंग क्रिएट करने के लिए एंड हम आर्टिस्ट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सो थैंक यू सो मच रियांश राहुल सर। ओके, ग्रेट दीपा जी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। स्केच विद मी 5 में लिखा है कि मैं आप में से किसी का एक स्केच बना रहा हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। अगर आप स्केच बना रहे हैं तो जिनका बना रहे हैं उसे पर्सनली डीएम कर देना, ताकि वहां पे वो जाके चेक कर लेंगी, देख लेंगी एंड आपको अप्रिसिएशन भी मिल जाएगा। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन आ रहा है नमिता जी का कि माइंड में क्या यूट्यूब पर वीडियोस देखकर अच्छा बेस्ट ड्राइंग सीख सकते हैं या एक मेंटर का होना इम्पोर्टेंट है? ऑफ कोर्स नमिता जी, आपका जो क्वेश्चन है उसमें ये चीज जाहिर हो रही है कि मतलब मेंटर तो वैसे भी होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो आप YouTube देख रहे हो तो YouTube एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन YouTube पे कितने आर्टिस्ट हैं, तो अगर आप इतने सारे आर्टिस्ट से एक साथ सीखोगे लाइक आपके बहुत सारे मेंटर्स होंगे, पहली बात तो वो मेंटर नहीं होंगे, क्योंकि मेंटर का होना मतलब पर्सनली जिससे आप सीख रहे हो एंड रेगुलरली आप सीख रहे हो। वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है
तो वहां पे हम एक साथ व्यूअर्स को सिखाते हैं, लेकिन वीडियोस के थ्रू सिखाते हैं, और उसमें वो जो टीचर्स रहते हैं, लाइक जो आपको सिखा रहे हैं, जो क्रिएटर्स हैं, वो आपका आर्टवर्क नहीं देखते हैं, उसमें सिर्फ आप उनका आर्टवर्क देखते हो। तो उससे क्या होता है, उनको नहीं पता कि आप हमसे सीख रहे हो या फिर हमें कॉपी कर रहे हो या फिर कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। तो मेंटोर जो होगा, मेंटोर क्या करेगा, वो आपके डेली वर्क्स को चेक करेगा, आपको बताएगा डेली बेसिस पे कि आपको क्या चीज इम्प्रूवमेंट करनी है, आप कौन सी मिस्टेक्स अभी कर रहे हो, कौन सी आपको अवॉइड करनी है, वो सारी चीज मेंटोर ही बता पाएगा। तो इसीलिए ड्राइंग मास्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्राइंग मास्टरी जो फैमिली सर ने बनाई है, फैमिली का मतलब यही है क्योंकि सब आपस में सबको एक मेंटोर मिला है, और स्किल्स लेवल पर मेंटोर होना इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि जब मेंटोर होता है तो आपके पास चांसेस होते हैं काफी ज्यादा ग्रो करने के, बहुत जल्दी, कम टाइम के अंदर एंड सही तरीके से। क्योंकि अगर आपने एक कोर्स ले लिया, मान लो आपने कोर्स परचेस किया है, कोर्स परचेस करने के बाद में आप अपने हिसाब से कभी उसको देखते हो, कभी उसको ओपन करते हो, कभी उसको बंद कर देते हो, या फिर आप उसको देख रहे हो, ओपन भी कर रहे हो, नोट्स भी बना रहे हो, बट उसको डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, अपने स्किल्स में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए मेंटोर होना इम्पोर्टेंट है। एक मेंटोर अगर आपका होगा तो उसने उस ट्रेनिंग का पार्ट वो बना, वो पहले से बना है, तो वो स्टार्टिंग से उसने जो मिस्टेक की वो आपकी मिस्टेक्स नहीं होने देगा, तो उसमें आपका टाइम बचेगा। एंड जो मिस्टेक्स वो अब तक करता हुआ आ रहा था, अगर मान लो उसने डायरेक्टली पेन पे स्टार्ट किया होता, पेंसिल नहीं लिए, बिल्कुल भी नहीं चलाई, तो वो चीज से आपको वो रोकेगा और आपको हेल्प करेगा कि आप पहले पेंसिल पे वर्क करो, या फिर आप पहले चैप्टर 1 पे करो, या फिर आपने चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट नहीं किया है तो फिर आप आगे कैसे कंटिन्यू कर रहे हो। तो हर एक चीज जो मेंटोर है, इसका मतलब पर्सनल, आप उसको पर्सनली लो कि पर्सनली वो हमें प्रॉपर तरीके से सिखा रहा है। एंड बहुत अच्छी चीज है कि मेंटोर अगर होता है तो किसी भी फील्ड में आप हो, मेंटोर को होना इम्पोर्टेंट है, ताकि वो पर्सनली आपको गाइड कर पाए प्रॉपर तरीके से। और यूट्यूब से अगर आप देख रहे हो तो यूट्यूब से आपको डजंट मैटर कि आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, बहुत सारी अच्छी नॉलेज भी है, लेकिन आपको पता कैसे लगेगा कि पहले आपको कौन सी नॉलेज लेनी है और बाद में कौन सी नॉलेज लेनी है। लाइक आपने लिखा कि हाउ टू शेड लाइक अ प्रो, यूट्यूब पे आपने सर्च किया हाउ टू शेड लाइक अ प्रो, लेकिन अब उन्होंने जो नॉलेज शेयर की कि वैल्यूज को इस तरीके से बनाना है, डिटेल्स को इस तरीके से बनाना है, उनकी नॉलेज सही है, उन्होंने सही तरीके से एक्सप्लेन किया है। बट उनको ये नहीं पता कि आपको पोर्ट्रेट बनाना ही नहीं आता अभी, तो आप शेड कर रहे हो, तो उनको नहीं पता वो चीज, लेकिन आप उनका आर्टवर्क देख रहे हो और जैसा वो बना रहे हैं वैसा आप उनको कॉपी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपने प्रोपोर्शंस को तो स्टडी नहीं किया और उनको ये चीज नहीं पता। उनके और भी वीडियोस होंगे, पर आपको कौन सा वीडियो पहले लेना है, कौन सा लेसन पहले लेना है, इसीलिए पर्सनली कनेक्ट करके मेंटोर का होना इम्पोर्टेंट है। तो आई होप सबके क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए होंगे। अगर आप लोग क्वेश्चंस और भी आ रहे हैं तो हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में उन क्वेश्चंस को लेंगे, ठीक। तो अभी हम इस सेशन को एंड करते हैं। आप लोग अपने डे को शेड्यूल करते हो क्या, लाइक क्या आपने प्लीज शो हाउ, एंड ऑल्सो क्या आपने आपको डेली कोई प्रॉमिस देते हो, जैसे कि रियान सर का वीडियो अपलोडेड है वैदिशी, उसके ऊपर पूरा, तो आप जाके उनका वीडियो एक बार आप देख सकते हो अच्छे से। एंड उसके बाद भी आप शेड्यूल आप अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हो, लाइक आपको पता होना चाहिए कि आप किस टाइम पर क्या काम कर रहे हो। आप अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका क्या स्कूल का टाइम है, क्या ट्यूशन का टाइम है, और आपके हिसाब से आपको अभी कितना टाइम देना है स्किल्स के ऊपर, मतलब आप बिगिनर हो तो किस लेवल पर हो, तो आप डेली का टाइम मेंटेन करके रखो कि मुझे इवनिंग में स्केचिंग करनी है, या इवनिंग में मुझे सर के लेसन देखने हैं तो मुझे नाइट से पहले स्केचिंग करनी है, तो वो आप शेड्यूल बना के रख सकते हो, क्योंकि सबका टाइमिंग शेड्यूल अलग होता है। तो हम सिर्फ आपको एक आइडिया दे सकते हैं, तो आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हो और वो चीज धीरे धीरे हो जाती है। आपके पास और वर्क्स आएंगे, आप धीरे धीरे और चैप्टर्स को कंटिन्यू करोगे, लाइक आप पर्सनल ब्रांडिंग पे वर्क करना स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें हो जाएगी, आप शेड्यूल कर लोगे। एंड नमिता जी, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो आर्ट के कम्युनिटी में बहुत बड़ा मिथ है कि उनको ये कंफ्यूजन रहती है, या फिर काफी सारे जो लोग हैं आर्टिस्ट को इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि आर्ट में स्कोप नहीं है, क्या तूने आर्ट्स का सब्जेक्ट ले लिया, इसमें कोई स्कोप नहीं है, छोड़ दे, कुछ और कर।
काफी सारे लोग इस तरीके से लोगों को बोलते हैं, आर्टिस्ट को बोलते हैं, इस तरीके से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर उनको भी लगने लगता है कि हाँ सच्ची में आर्ट में जो है स्कोप नहीं है। तो आपकी इसके बियॉन्ड क्या थिंकिंग है, या फिर आप क्या सोचते हो कि आर्ट में स्कोप है या फिर नहीं है, या फिर इसके बारे में क्या आपकी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं खुद उस फील्ड से बिलोंग करती हूँ और मेरे साथ में वो चीज हुई थी। तो बचपन से ही मुझे आर्टिस्ट बनने का शौक था, बट मुझे क्लियरिटी नहीं थी कि एक्चुअल में आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है या फिर क्यों बनना है। सिर्फ एज अ हॉबी, जैसे हम फन वे में वर्क करते हैं वैसे मैं वर्क करती थी। तो जब मैंने 12th में आर्ट लिया, क्योंकि मेरा था कि मुझे आर्ट्स लेना है, बट मुझे ये नहीं पता था कि स्कूल में जो आर्ट्स सब्जेक्ट होता है उसमें प्रैक्टिकली कम सिखाया जाता है, थ्योरिकली ज्यादा होता है। तो उसके बारे में भी नॉलेज नहीं थी प्रॉपर, थोड़ा सा नॉलेज लिया तो देखा, तो फिर 12th में आर्ट लिया। लेकिन क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो कॉमर्स फील्ड से है मोस्टली, तो इस वजह से भी मुझे भी ये चीजें सुनने को मिली कि यस आपने आर्ट्स लिया है, दैट मीन्स या तो आप स्टडी में अच्छे नहीं हो, या फिर आपको आगे कंटिन्यू नहीं करना है स्टडी में, या फिर आपको कोई सब्जेक्ट पता नहीं है, मतलब आपके पास नॉलेज ही नहीं है, तो वही लोग आर्ट्स ले लेते हैं। उस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं बहुत तरीके के। तो मेरा ये मानना है कि जिस भी फील्ड में आपको जाना है, चाहे आप कॉमर्स लो, चाहे आप साइंस लो, बायोलॉजी लो, लेकिन पहले तो ये डिसाइड करना इम्पोर्टेंट है कि आपका मन मेनली किस में लगता है, आप किस में प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हो। अगर आप एज अ हॉबी आर्ट ले रहे हो तो फिर चल जाता है कि आप कोई और सब्जेक्ट ले सकते हो, साथ में आप आर्ट को कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली आर्ट के लिए जा रहे हो या किसी और सब्जेक्ट के लिए जा रहे हो, तो जब भी आप उस चीज के बारे में नॉलेज ले रहे हो, तो नॉलेज जो है वो सेम सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट से ही लेनी चाहिए, जिसके पास सच में उसके लिए नॉलेज हो। क्योंकि अगर आप किसी डॉक्टर से ये चीज पूछ रहे हो कि क्या हमें आर्ट लेना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको जितनी नॉलेज होगी थोड़ी बहुत वो बता देंगे। बट एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि वो आर्टिस्ट है नहीं, उनके पास आर्ट सब्जेक्ट नहीं है, तो अगर हम उनसे वो चीज की नॉलेज ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका पर्सपेक्टिव अलग होता है। ऐसा नहीं है कि उनकी जो थिंकिंग है वो गलत है, उनका पर्सपेक्टिव अलग है। क्योंकि अगर आप किसी इंजीनियर से आप देख रहे हो तो उसका पर्सपेक्टिव अलग है चीजों को देखने का, उसका काम ही अलग है, तो ऑब्वियसली मतलब पर्सपेक्टिव तो अलग होगा ही। तो एक आर्टिस्ट का पर्सपेक्टिव अलग होता है। तो अगर आप आर्ट्स ले रहे हो तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की नीड होती है। और ये जो मिथ है कि हाँ आर्ट्स में आप एज अर्निंग के हिसाब से एज एन आर्टिस्ट आप अर्निंग नहीं कर सकते आप आगे जाके, तो ये बहुत बड़ा मिथ है। और आज भी बहुत सारे लोग ये चीज कहते हैं कि यस आप अर्निंग तो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके हिसाब से पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि आप सिर्फ ड्रॉइंग कर रहे हो। यस आप सिर्फ ड्रॉ कर रहे हो, आपका सिर्फ काम है कि ड्रॉ करना एंड देन पोस्ट करना, ड्रॉ करना देन पोस्ट करना। क्योंकि मैक्सिमम आर्टिस्ट यही गलती कर रहे हैं, 90% आर्टिस्ट यही कर रहे हैं कि वो सिर्फ ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ भी रैंडम सा पोस्ट लिया, ड्रॉ किया और पोस्ट किया। उसके अलावा उनको अभी क्लियरली नॉलेज नहीं है कि कैसे अर्निंग करनी है। तो थैंक्स टू रेयांश राहुल सर कि उन्होंने क्लियरली बताया कि कैसे प्रॉपर तरीके से अर्निंग करनी है। आर्ट्स में सिर्फ ड्रॉ करना एक स्किल नहीं है, क्योंकि आर्ट्स के थ्रू आपको कैसे फील्ड बनाना है, आर्ट फील्ड के अंदर प्रोफेशनली जाना है, मतलब पर्सनल ब्रांडिंग पे वर्क करना है। और इन सब चीजों पे जब आप वर्क करोगे, स्किल्स पे वर्क करोगे, और स्किल्स पे वर्क करने के साथ साथ बाकी जो टेक्निकल स्किल्स हैं, ड्राइंग स्किल्स है, इसके साथ में आप पर्सनल ब्रांडिंग पे वर्क कर रहे हो, कमीशन आर्टवर्क्स भी आप लेना स्टार्ट कर देते हो, तो धीरे धीरे आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। हालांकि जो आर्ट है वो एक बिजनेस की तरह है, वो जॉब की तरह नहीं है। तो इस वजह से स्टार्टिंग में जो है वो अर्निंग कम होती है और इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वो जॉब नहीं है, वो एक बिजनेस है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट तो मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वहां पे मनी का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आपका टाइम का भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो अगर आप उस तरीके से भी देख रहे हो, तो भी आप कॉलेजेस में जो फीस देते हो, कॉलेज में फीस दे रहे हो, तो वहां पे भी आपको मनी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। लेकिन 4 इयर्स 5 इयर्स के बाद भी आप डिग्री ले रहे हो एंड उसके बाद फिर आप जॉब के लिए वापस से प्रिपरेशन कर रहे हो। लाइक आप BFA MFA करने के बाद भी आपको डायरेक्टली जॉब नहीं मिलती, जॉब करने के लिए आपको अलग से प्रिपरेशन दोबारा से करनी पड़ती है, एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं। और उसके बाद भी आपको जो जॉब मिलती है उसमें क्या होता है ना, जॉब में आपका जो माइंडसेट है, क्योंकि आर्ट के अंदर क्रिएटिविटी लेवल है, वो आपका जो आर्टिस्ट का जो लेवल है वो हर चीज अपने हिसाब से सोचता है, उसका अपना खुद का माइंडसेट, अपने आइडियाज ऐड करने होते हैं, तभी तो वो एक आर्टिस्ट है। तो अगर आप जॉब कर रहे हो तो वहां पे आपको उनके हिसाब से
टीच करना पड़ेगा, उनके हिसाब से आपको बतानी पड़ेगी चीजें स्टूडेंट्स को, उनके हिसाब से वर्क करना पड़ेगा। तो वहां पे एक जो फ्रीडम है वो आर्टिस्ट का फ्रीडम चला गया। एंड इतना वर्क करने के बाद भी आपको जो सैलरी प्रोवाइड की जाती है, जो आप अर्निंग करते हो, बहुत कम रहती है। तो अगर आप उसको प्रोफेशनली ले जा रहे हो, लेकिन बिजनेस के माइंडसेट से अगर आप देखो, लाइक आप डायरेक्टली डील कर रहे हो, आप कमीशन आर्टवर्क्स ले सकते हो, आप वर्कशॉप्स कर सकते हो, एंड आप वर्कशॉप्स के साथ से अपनी खुद की मैगजीन्स बना सकते हो। तो इसके अलावा अगर आप टैटू आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो आप खुद की अकेडमीज खोल सकते हो, अलग से खुद टीच कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब आर्ट के अंदर बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। तो अलग अलग जगह से आप अर्निंग करते हो, लेकिन सबसे पहले ड्राइंग स्किल्स और बाकी जो टेक्निकल स्किल्स है उस पर वर्क करना इंपॉर्टेंट है। तभी वो धीरे धीरे चीजें आप कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आप एकदम से सारी चीज कर लोगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपको कोई नहीं जानता स्टार्टिंग में, तो आपके पास वो चीजें आएंगी नहीं, आपके पास ऑर्डर्स नहीं आएंगे, आप जानोगे नहीं। तो वो सारी चीजें बहुत धीरे धीरे होती है, तो इसलिए टाइम का इन्वेस्टमेंट लगता है। बट एक चीज ये है कि आपको क्लियरिटी मिल जाती है, तो आपका जो वे है वो सही, आपको पता है कि पहले ये करना है, बाद में ये करना है। तो आपको सामने से गाइड करने वाला कोई है। और अगर आप BFA MFA करते हो, आप कॉलेजेस में जाते हो, तो आपको कोई इतना ज्यादा मतलब अर्निंग कैसे करनी है वो आपको कोई नहीं बताएगा। वहां पे सिर्फ एक सिंपल प्रोसेस आपको बताया जाएगा, डायरेक्टली कुछ चीजें बताई जाएगी, कंपोजिशन करवाओ, बच्चों को ये करवाओ, बच्चों को वो टॉपिक। तो स्कूल्स में जैसे कि हमारे साथ होता था कि अर्निंग कैसे करनी है किस सब्जेक्ट में, वो आपको नहीं बताया जाता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ड्राइंग मास्टरी ज्वाइन कर रहे हो तो ड्राइंग मास्टरी के थ्रू आपको हर एक चीज पे वर्क करना पड़ रहा है और बताया जा रहा है। तो आप साथ ही साथ मतलब ड्राइंग स्किल्स के साथ में ही आप बाकी स्किल्स पे वर्क करके एंड कुछ टाइम में ही आप आर्ट टीचर बन सकते हो, मेंटर बन सकते हो, अपनी वर्कशॉप्स अरेंज कर सकते हो, कमीशन आर्टवर्क आर्टिस्ट बन सकते हो, और जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, मतलब आर्ट के अंदर किसी भी प्रो बनना चाहते हो, लाइक किसी मीडियम में प्रो बनना चाहते हो, या फिर आप मेहंदी आर्टिस्ट बनना चाहते हो, हर चीज के लिए वो चीज इंपॉर्टेंट है, पर्सनल ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी दीपा जी। बिल्कुल। तो आई होप कि सबके कॉन्सेप्ट एक पूरा मिथ बनाया हुआ है आर्ट कम्युनिटी ने या फिर आर्ट सोसाइटी ने, आर्ट्स की फील्ड को लेकर बहुत ज्यादा डाउनग्रेड करते हैं कि आर्ट में स्कोप नहीं है, आर्ट को हम एज अर्निंग सोर्स नहीं ले सकते। तो आई होप कि सबको एक क्लैरिटी मिली होगी। तो आई होप सो, थैंक यू सो मच डिम्पल जी। ओके, सो आई होप यहाँ पे हमारे साथ में आपको अच्छा लगा होगा और आर्ट के बारे में बात करके आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे। एंड अभी भी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आई नो दैट। तो आप ये कर सकते हो कि जब भी हम नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे आप हमारे DM में जाके वो क्वेश्चंस को लिख सकते हो। तो जब हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट का रहेगा, हम प्लान करेंगे, तो हम आपके क्वेश्चंस वहां पे लेंगे। तो जब भी आपके पास कोई क्वेश्चंस आते हैं आप हमें पर्सनली DM कर सकते हो। हमारे ई-बुक जब हम आपको देंगे तो वहां पे भी हमारे पर्सनल नंबर शेयर हैं, तो आप नंबर्स पे जाके भी पर्सनली आप हमको DM कर सकते हो कि आपको कोई क्वेश्चन है, या फिर आपको आर्ट के बारे में आप ग्रो कैसे करना चाहते हो, आप भी किस फील्ड में हो, आप कैसे मतलब अभी कर रहे हो, ड्राइंग किस तरीके से कर रहे हो, या फिर आप बिगिनर हो, या फिर आप कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो तो आपको नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, या फिर आपको ड्राइंग मास्टरी के बारे में अगर कुछ जानना है, तो वो सारी चीजें हम पर्सनली आपको वहां पे एक्सप्लेन कर देंगे। तो आप हमारे DM में जाके भी या फिर आप नंबर पे जाके आप वहां पे चेक कर सकते हो एंड हमारे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ, आपका जो गिफ्ट है वो शेयर कर दिया जाएगा। यस, हमारे DM में आके ई-बुक टाइप कर सकते हैं एंड उनको जो ई-बुक है वो शेयर कर दी जाएगी। ओके, सो कुछ देर में ही आपको ई-बुक शेयर कर दी जाएगी। जो भी ई-बुक टाइप करेंगे सिर्फ उनके लिए ही है, जो ई-बुक टाइप नहीं करेंगे उनको ई-बुक शेयर नहीं की जाएगी, क्योंकि हमें भी ये चीज पता लगनी चाहिए कि आप कब तक रुके थे, लाइक आपने कब तक हमें ज्वाइन किया था। ठीक, ओके, बाय एवरीवन, बाय दीपा जी, थैंक यू सो मच हर्षा जी, हैव अ ग्रेट डे।